Assalamualaikum. Good morning. Welcome to Rise and Shine only on 365 News. Good morning everyone. मैं हूं नादिया खान, मेरे साथ ज़ुहैब हसन और हमारे साथ बहुत सारी खबरें और आप। बिल्कुल ऐसे ही है और बस जल्दी से बात करिए। मुझे ये समझ नहीं आती, हम दोबारा करेंगे इस पर बात जरूर, कि छुट्टियां दिसंबर में क्यों देते हैं? जनवरी में सर्दी आती है कराची में और वहां पर बच्चे फिर स्कूल जा रहे होते हैं। ये मुझे समझ नहीं अभी तक क्या बात। मतलब मेरे ख्याल हर महीने ठंडा होता है, छुट्टियां देने पे आएंगे तो 3 महीने की छुट्टियां जनवरी में दे देना, ये ज्यादा होती है यहाँ पर। हाँ, ये देखा गया वगैरह भी तो होता है ना। अच्छा, जिसने ट्रैवल करना और छुट्टियां, फिर क्रिसमस की हॉलीडेज, इतना सारा ना तो पूरी दुनिया में इसी हिसाब से मासूम बच्चों को देख के मुझे हैरत हुई। नहीं बदलेंगी, बड़े मासूम बच्चों को देख मुझे बहुत स्वेटर ज्यादा पहनाए, पैकिंग ज्यादा करके बच्चों को ना मजे से भेजे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो हम जल्दी से बताते हैं कि हमारे शो पर होने क्या जा रहा है आज। क्या हम बात करेंगे यूएस और वेनेजुएला की सिचुएशन, और इस पर पूरी दुनिया से रद्दमल भी आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के भी जो बयानात हैं उनकी हमने बात करनी है। नादिया, ये तो बड़ी बहुत खौफनाक बात है। आप सोचो कि ये ऐसा लग रहा है, और मीडिया कह भी रहा है कि ये एक ऐसी इन्वेजन है जिसमें कोई हथियार उठाया ही नहीं गया। एक जो है यूएस सोल्जर की जान नहीं गई और इन्वेजन ही एक तरह से हो गई। इसके पीछे क्या मकसद है? यूएस का फायदा या चाइना का नुकसान? ट्रंप क्या चाहता है? बिल्कुल, चाइना और रूस के बारे में भी जो बयान दिया ट्रंप ने, हम बात करेंगे। अच्छा, फिर पाक श्रीलंका मैच हुआ, T20 पहला डम्बोला में, और पाकिस्तान ने वो मैच जीत लिया। बहुत अच्छे तरीके से मैच जीता पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ, तो एक अच्छा साइन है। फॉर्म में हमारी टीम फॉर्म में चल रहा है, वर्ल्ड कप के लिए तैयार नजर आ रही है। हाँ, शादाब खान की वापसी हुई है, मैन ऑफ द मैच शादाब खान। तो इस पर शुभ जट हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। फिर जनाब हम बात करेंगे न्यू ईयर में लोग गाड़ियां वगैरह खरीदते हैं, है ना? और तो कौन सी गाड़ियां बिक रही हैं? न्यू ईयर पे बल्कि थोड़ा सा वेट ही करते हैं, क्योंकि जनवरी में जो नया मॉडल होता है ना साल का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है बल्कि बेवकूफ़ी है कि आप बिल्कुल नवंबर दिसंबर में गाड़ियां खरीदें, अनलेस कि वो आपको नया साल का मॉडल दें। हाँ। कि जी ठीक है, हम आपको 25 के एंड में 26 का मॉडल दे रहे हैं, वरना आपको नुकसान होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, किलोमीटर पे फर्क पड़ता है, सिर्फ उससे फर्क पड़ता है। ऐसी बात नहीं है। नहीं, मॉडल जब चेंज होता है तो बहुत फर्क पड़ जाता है, उसमें लाखों का फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल। और ईवी गाड़ियां आ गई। मुझे जब गाड़ियां लेनी होती है कुछ भी है तो मैं सुनील वंश से मशवरा करती हूँ जरूर, तो या हम उनकी वीडियोस वगैरह देख रहे होते हैं। तो अभी जो ईवी कार्स हैं, हाइब्रिड कार्स हैं, और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो रोज बरोज चेंज हो रही हैं, बट द गुड पार्ट इज कि दे आर ऑल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इतनी चॉइस आ गई है हाइब्रिड गाड़ियों की, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड, क्या क्या जो है उसकी बहुत। तो पाकिस्तान में कौन कौन सी गाड़ियां बिक रही हैं आपको हम बताएंगे। छोटी गाड़ी से लेकर बड़ी बन रही हैं, बिक रही हैं, मैन्युफैक्चर भी हो रही हैं। तो हम जरा पूछेंगे इनसे कि अभी 2026 में फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, हाइब्रिड कार्स और नई टेक्नोलॉजी की कार्स का 2026 में क्या होने वाला है। और हमारे शो पर होंगी ड्रामा एक्ट्रेस ऐना आसिफ, जिनको सबने देखा है, थोड़े कंट्रोवर्शियल ड्रामे भी उन्होंने किए हैं, लेकिन बहुत हिट है, लोग पसंद करते हैं। हाँ, लेकिन बात तो है, देखो जो ड्रामा आपको सोचने पे भी मजबूर करे तो उसको आप कंट्रोवर्शियल कहते हैं, ऐसा बात नहीं। इट्स कॉल्ड थॉट प्रोवोकिंग। लोग तो खैर बातें करते ही है, तो खैर हम उनसे बातें करेंगे बड़ी मजे की। फ्रेश फ्रॉम सुपरहिट परवरिश ड्रामे से ऐना आसिफ से हम बात करेंगे। बोल्ड, ब्यूटीफुल, इतनी छोटी सी ऐना आसिफ इतने बड़े-बड़े काम कैसे कर लेते हैं? माशाल्लाह, वेरी गुड एक्टर। परवरिश के बाद तो फैन हो गई। हाँ, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत स्पॉन्टेनियस है। तो हम उनसे मुलाकात आपकी कराएंगे। अच्छा, लेकिन सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने पहले इशू की तरफ, और अमेरिका और वेनेजुएला की सिचुएशन से मुताल्लिक। अच्छा, 2-3 बयान हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जल्दी से आपको बताए थे। डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट ये बयान आया है कि चाइना और रशिया मुझसे डरते हैं दोनों, और अगर मैं नेटो मेंबर ना होता तो चाइना और रशिया को कोई डर नहीं होना था। तो ये डायरेक्ट ऐसे माहौल में जब अभी वैसी तनकीद हो रही है, चाइना और रशिया के बारे में भी इस तरह की बात कर देना समझ से बालातर है। दूसरी तरफ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि 50 मिलियन बैरल तेल वेनेजुएला से टॉप क्वालिटी तेल आएगा अमेरिका में, और वो इसको देखना चाहते हैं। इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला में जो कुछ इन्वेस्टमेंट, जो कुछ भी स्पेंडिंग होगी वेनेजुएला की, सारी प्रोडक्ट्स वो यूएस की इस्तेमाल करेगा। ये तो इकोनॉमिक इन्वेजन है ना आपका, कि भाई आप क्यों अपनी फौजें भेजें, लंबी लंबी जंगें करें, आप सीधा सीधा शॉर्टकट करें कि उनकी लीडरशिप को उठा लें और उसके बाद उनको बता दें कि करना क्या है। ये लम्हा फिक्रिया है, बड़ा सीरियस इशू है। अब नेक्स्ट इज ग्रीनलैंड। बिल्कुल ऐसे ग्रीनलैंड के लिए जो डेनमार्क, क्योंकि वो डेनमार्क का एक मतलब साथ में ही जगह है, बट इट इज इंडिपेंडेंट, तो डेनमार्क की तरफ से बयान आया है कि अगर ऐसा होता है तो फिर नेटो इज फिनिश एंड वी, तो डेफिनेटली हम तो उसका पार्ट ही नहीं रहेंगे, लेकिन नेटो ही खत्म हो जाएगी। उसका मकसद जो था सिक्योरिटी जो है ममालिक को उनके लिए काम करना, कि अगर एक के ऊपर अटैक हो तो सब जो है इसको डिफेंड करेंगे। तो लेकिन अगर आपस में एक दूसरे पे अटैक हो रहा है तो क्या नेटो कहां रह गया? बिल्कुल ऐसे। और वो नेटो के बारे में बयान देखे लोग बताना चाह रहे हैं शायद यूरोप को कि मैं ही हूं जिसकी वजह से अभी मैंने मतलब रिस्ट्रेंट पे हैं चाइना और रशिया।
तो अगर मैं निकल गया, यूएस निकल गया नेटो से, तो कुछ भी नहीं है नेटो आपकी। तो खैर ये बड़ी ट्रिकी अजीब सूरत हाल बन रही है पूरी दुनिया की, और इसका मिडिल ईस्ट पर भी यकीनन असर पड़ेगा। ईरान से मुतालिक तो बयान चल ही रहे हैं, तो ये सारे मामला हम डिस्कस करेंगे। प्रोफेसर नईम जफर साहब ने ज्वाइन किया है और यूएसए में ज्वाइन करें, सीनियर एनालिस्ट है। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। बहुत ही अलार्मिंग, बहुत ही तशवीशनाक, और बैक टू बैक ये बयान भी, रशिया और चाइना के से मुतालिक भी बयान दे दिया उन्होंने। फिर वेनेजुएला पर जो उनकी सोच है, वो तो लग रहा है कि सॉवरेनिटी पर ना सिर्फ हमला किया, बल्कि पूरी एक यूएस के कब्जे में है वेनेजुएला इस वक्त। इन्वेजन है ना। आई थिंक इसकी बात गोज बैक मैनी 100-200 साल की पुरानी बात है। जेम्स मनरो, हमारा 5वां जो सदर था अमेरिका का, उसने कहा था मनरो डॉक्ट्रिन कि हमारे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कोई यूरोपियन पावर और किसी पावर को हम नहीं दे सकेंगे गुंजाइश कि यहाँ का स्ट्रांग ना हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सारा पैसिफिक ओशन तक बढ़ा दिया अमेरिका को। तो अब देखें ना, अमेरिका के पास देखें, स्ट्रेटेजिकली देखें कहाँ से उनको है रिस्क, कहाँ से आ रहा है। एक क्यूबा इज द सोल पॉइंट। क्यूबा बहुत करीब है, सिर्फ 70 मील के दूर है अमेरिका से, और क्यूबा का बहुत इन्फ्लुएंस है रशिया के साथ। वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी हुआ था 1962 में। जी तो सारा अमेरिका तो न्यूक्लियर वॉर जाने वाला था। अब अगर क्यूबा को अगर कंट्रोल करना है, क्यूबा का 40% जो है ऑयल वेनेजुएला से आता है। तो जो वेनेजुएला को जो इन्होंने किया है ये काम, इसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि कैरिबियन ओशन में उनका कंट्रोल हो, क्यूबा को भी, और चाइना और रशिया दोनों वेनेजुएला को बहुत उठा रहे थे। बल्कि कुछ घंटों पहले शी जिनपिंग के पूरा डेलीगेशन पहुंचा था वेनेजुएला में। ऑयल भी वहां चाइना वेनेजुएला से लेता है, रिफाइनरी में भी एक्सपेंड कर रहा था। तो ये नेशनल सिक्योरिटी की बात थी कि हम वेनेजुएला को कंट्रोल करें ताकि क्यूबा को भी कंट्रोल हो जाए, और हम पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर को अपने काबू में रखें। तो ये बात है। चाइना भी इन्वॉल्व है, रशिया को भी पुश बैक करना है, और अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर को कंट्रोल भी करना है। प्रोफेसर साहब, लेकिन अब ग्रीनलैंड इज नेक्स्ट, जो आगे बात की जा रही है कि जी वी विल टेक इट। तो ये तो टेकिंग की बात हो रही है, जैसे पता नहीं कोई चीजें हैं, ये कोई कोलंबिया, ग्रीनलैंड ग्रोसरी की आइटम है कि मैंने इसको ले लिया, मैंने उसको ले लिया। मतलब दीज आर कंट्रीज, आप कैसे उसको कह सकते हैं कि हमने ले लिया, ये हमारा है। हाँ, तो आपको पता है ना, ये ट्रम्प साहब बड़के ज्यादा मारते हैं, काम इतना ज्यादा नहीं करते, बड़के ज्यादा होती हैं उनकी। अब तो कर रहे हैं जो ग्रीनलैंड, अब तो नजर हाँ कर रहे हैं। वेनेजुएला के तो लीगल आर्गुमेंट कैन बी मेड कि जो प्रेसिडेंट था वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय मेनी कंट्रीज एज अ लेजिटिमेट प्रेसिडेंट, इलेक्शन वाज रिग्ड। सो वन कैन आर्ग्यू कि भाई इलीगल बंदा मुल्क चला रहा है, तो हमने इसलिए हमने ये कर लिया। ग्रीनलैंड को नहीं लेंगे, ग्रीनलैंड के साथ ये डील करेंगे। ग्रीनलैंड में अमेरिकन की बेस ऑलरेडी है, उसको बेस को एक्सपेंड किया जाएगा, कुछ पैसे एक्सचेंज होंगे, ग्रीनलैंड सेटल कर देंगे इंसानों की तरह, वरना तो सारा नेटो उनके पीछे पड़ जाएगा। अट्रैक्शन क्या है ग्रीनलैंड में? ऐसा क्या? वेनेजुएला में तो ऑयल समझ आता है, ग्रीनलैंड में क्या है? अच्छा, by the way, it's not about oil. Venezuela is about national security and keeping Russia and China out of hemisphere. अच्छा, ग्रीनलैंड की बात करते हैं। ग्रीनलैंड में ये है कि अगर हमने कंट्रोल करना है रशियन सबमरीन्स, रशियन नेवल, एवरीथिंग गोज थ्रू ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इज द चोक पॉइंट। अगर ग्रीनलैंड में आपका कंट्रोल होगा, यू कैन ब्लॉक एनी रशियन सबमरीन्स एंड शिप्स कमिंग वेरी क्लोज टू अमेरिका, जस्ट लाइक हवाई को उन्होंने लिया था ताकि वहां से कोई करीब ना आ सके। सो इट्स अबाउट नेशनल सिक्योरिटी। अब जैसे वो कर रहे हैं, वो जरा बदतमीजी से कर रहे हैं। मैं आपसे हाँ, लेकिन जो इसका इंटरेस्ट इज रियल, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट रियल, लेकिन वो बदतमीजियां करने का शौक है, बढ़ के लगाता है। लेकिन सर देखे ना, वो कर तो रहे ना। अब देखिए यूएन है, दीगर जो ऑर्गेनाइजेशंस है दुनिया भर की, ये तो फिर उन्होंने, आप स्ट्रेटेजिक मूव इसको कह सकते हैं, सिक्योरिटी मूव कह सकते हैं। तो ये तो फिर इराक में भी उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने फिर अफगानिस्तान में भी यही काम किया। तो ऐसे एक्सक्यूज देके इस दुनिया में जहां वर्ल्ड ऑर्डर, जहां लॉ, मतलब रूल ऑफ लॉ की बात होती है, जहां पर आपकी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, जो तो सबको, यानी पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, ये वो वाली बात है। नहीं, आपकी बात सही है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस की बात हो गई है थोड़ी सी, लेकिन ये अमेरिका ने ये वर्ल्ड ऑर्डर ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, कि यूनाइटेड नेशन बनाई थी, और ये रूल बनाया कि क्योंकि सॉवरेन कंट्री को अटैक नहीं करेंगे। अब 75 साल के बाद अमेरिका इज इन ए डिफरेंट प्लेस,
बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स, बिकॉज ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ, उन्होंने अपना जो रूल बनाया था उसी को तोड़ रहे हैं. इट्स नॉट ए गुड थिंग, बिकॉज अब यह है कि चाइना भी कहेगा मैं भी घुस जाता हूँ, लाओस में घुस जाता हूँ, कंबोडिया में घुस जाता हूँ, ताइवान में घुस जाता हूँ, मुझे रशिया तो ऑलरेडी घुस गया यूक्रेन में. तो ये प्रेसिडेंस अच्छा नहीं है. ये वर्ल्ड जो ऑर्डर हमारे लिए पिछले 75 साल से अच्छा काम कर रहा था, उसको खुद तोड़ा इन्होंने. लेकिन तोड़ा इसलिए है क्योंकि ट्रंप साहब वो उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है. वो छुप के बात नहीं करते. अब देखें इराक में गए थे, हमने ये नहीं कहा था कि हम ऑयल के लिए जा रहे हैं, हम गए थे कि भाई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. जी जी. हाँ, तो लेकिन ट्रंप साहब वो तो साफ साफ बताते हैं ना, वो उसको कैमोफ्लेज भी नहीं कर रहा, साफ साफ कह रहा है कि मैं ऑयल के लिए जा रहा हूँ. अच्छा, इसमें यह था कि जब नेशनलाइज हुआ था, जैसे ह्यूगो चावेस ने नेशनलाइज किया था तो 25-30 साल पहले, तो सारी अमेरिकन ऑयल कंपनियों के जो ऐसे एसेट थे वो कॉन्फिस्केट हो गए थे. तो अभी से उसको खुरेद रहे हैं कि भाई वो मेरा जख्म कि हमारा तुमने हमें चुरा लिया था हमारे सारे. तो सर ऐसे तो फिर अगर इस वर्ल्ड ऑर्डर में कोलंबिया गुरिल्ला वॉर शुरू कर देता है, उनके प्रेसिडेंट ने कह दिया, यहां से ईरान की प्रॉक्सीज आपको पता है, यमन और ये पैलेस्टाइन, तो ये तो पूरा खित्ता, पूरी दुनिया फिर तो इस आग की लपेट में है ना सर. मिडिल ईस्ट भी सारा इस आग की लपेट में है फिर तो. सो देयर इज अ रिस्क, लेकिन मेरी एनालिसिस के हिसाब से ये बड़के मार रहे हैं. सिर्फ ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात है. लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, this is not applying to us. This is what they call Monroe Doctrine. उसको कह रहा है Monroe Doctrine कहना शुरू कर दिया उसने डोनाल्ड के साथ मिला के. So it's about securing the national security. This does not apply to other places, but it encourages other superpower to behave badly. ये रिस्क है. बिल्कुल. तो प्रोफेसर आपको लगता है कि यूएस के लिए चाइना इज अ वेरी सीरियस थ्रेट, रशिया इज अ थ्रेट, और उनको लग रहा है कि ये जो इनके मादनियात, पेट्रोलियम, इन चीज़ों पे इनका बिल्कुल जो ना मुश्किलात रहें ताकि वो सुपर पावर ना बन पाए. 2025 में बड़ी चाइना की सुपर पावर की बात हो रही थी, नेक्स्ट सुपर पावर. और ये ब्लॉक भी चाइना का जाहिर है. तो ये पाकिस्तान हो गया इसमें, अगर रशिया भी आ गया इस ब्लॉक में, ईरान भी है, तो उन्हें पता है कि और ये उस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि कैसे कमजोर करना है चाइना को, रशिया को. आपको ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है. ये चाइना को कमजोर करना इज द नंबर 1 प्रायोरिटी. तो ये जो चीजें कर रही हैं, क्योंकि चाइना का ऑयल वेनेजुएला से आ रहा था, उसको ब्लॉक कर दिया. लेकिन इसमें पाकिस्तान का फायदा हो सकता है. लेकिन पाकिस्तान के पास बलूचिस्तान में जो है रेयर अर्थ मिनरल, उनकी पहली शिपमेंट अमेरिका पहुंच गई है. $5 ट्रिलियन का वर्थ वाल रेयर अर्थ हैं पाकिस्तान में. वो 75 साल से पड़ी हुई है, ना कोई निकाल सकता है, ना किसी को समझ आती करेंगे. अब पाकिस्तान का फायदा हो गया. तो इसमें पाकिस्तान का एंगल अच्छा है इसमें नहीं सर. और सारे इस गेम में मुझे बताएं कि अफगानिस्तान कहां पर है, क्योंकि पाकिस्तान का तो एंगल अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान के इस खित्ते में अगर सिक्योरिटी के मामलात रहते हैं और अफगानिस्तान से जंग के मामलात रहते हैं, तो फिर कहां सिक्योरिटी और कहां इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. चाइना के साथ जो इतने देखें ना सर, वो ना, क्योंकि चाइना को कंसर्न्स हैं अफगानिस्तान के मामलात पर. वो तो ये कहता था सीपैक को भी हम इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं अफगानिस्तान को मिनिस्ट्री में लाने के लिए. तो ये भी तो है ना सर एक इशू. ये रिस्क है. लेकिन देखें ना, अमेरिका के साथ जब ये अपने फील्ड मार्शल की बात हुई थी, तो उन्होंने क्या डिस्कशन हुई थी? 3 चीज़ों में डिस्कशन हुई थी कि अमेरिका चाहता है कि चाइना बगरम एयरफोर्स बेस को जो कंट्रोल कर लिया है उसको छोड़ दे. तो उन्होंने डील बनाई कि तुम जरा इंटरवीन करो अफगानिस्तान में, चाइनियों को भगाओ, हम तुम्हारा मदद करेंगे रेयर अर्थ मिनरल निकालने के लिए, पाकिस्तान से ऑयल निकालने के लिए तुम्हें सिक्योरिटी भी दी जाएगी. तो इस तरह के चक्कर में अगर पाकिस्तान प्लेज इट वेल, पाकिस्तान कैन बी बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस अरेंजमेंट. बिकॉज इंडिया से की मोहब्बत अमेरिका से बहुत कम हो गई है. पाकिस्तान की जरूरत ज्यादा है अमेरिका को. तो पाकिस्तान कैन प्ले इट वेरी वेल. लेकिन वो बैलेंस तो सर कायम रखना जरा मुश्किल है ना, कि पाक चाइना की जो हमारी कोऑपरेशन, पुरानी और अच्छे बुरे वक्त की दोस्ती है, वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए. लेकिन ये प्रेशर जिस तरह का आप देखें ना, मुल्कों पे प्रेशर है, आप ना कैसे करेंगे आप ट्रंप को? तो क्योंकि यूएस के तो अज़ाइम हैं कि यार या तो आप हमारे साथ हैं, इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस. वो वाली बात है ना सर. आपकी बात सही है, ये टाइट रोप है. लेकिन देखें ना, और मुल्कों ने टाइट रोप पास किया है. तुर्की को देखें, तुर्की के ताल्लुकात अच्छे हैं यूक्रेन के साथ भी, उसको सप्लाई भी कर रहे हैं ड्रोन, और उसके रशिया के साथ भी अच्छे हैं. रशिया से वो ऑयल को थ्रू पाइपलाइन से रशिया तुर्की से जा रहा है. तो पीपल हैव प्लेड दिस रोल केयरफुली. पाकिस्तान आई बिलीव इज स्मार्ट इनफ, सो वी कैन चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे रखेंगे, लेकिन अमेरिका को भी प्लीज करेंगे और अपना जिसमें
पाकिस्तानी यार लोग स्मार्ट होते हैं, ये निकाल लेते हैं कोई ना कोई तरीका। आइडियल सिचुएशन तो यही होगी, होपफुली सर। आइडियली तो यही है। बहुत शुक्रिया, आपसे दोबारा भी बात होती रहेगी सर। बात करके बड़ा डीप आपने एनालिसिस आपका था। प्रोफेसर नईम जफर यूएस से हमें ज्वाइन किया और सारी इस एंगल दुनिया बता की रहे हैं सूरत जो कि शायद दूसरों को नहीं भी पता हो, हाँ। उस जाविये से भी दिखा रहे हैं, इन्होंने चीजें हमें दिखाई हैं। थैंक यू सो मच। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लेकिन वापस एक मैं आएंगे। बता दूं, इसमें याद दिला दूं, ये जो बात क्या कह रहे हैं ना कि बैलेंस कायम करना है, तो जनाब बैलेंस वॉशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट में वो बैलेंस था मौजूद। अच्छा, जब फील्ड मार्शल की बात की वॉशिंगटन टाइम्स ने, तो उन्होंने कहा ये बहुत ही अमेजिंग बात है कि वो बीजिंग से ताल्लुकात, वॉशिंगटन से ताल्लुकात, तेहरान से ताल्लुकात, रियाद से ताल्लुकात एट द सेम टाइम बैलेंस रखे हुए हैं फील्ड मार्शल ने, और ये वन ऑफ इट्स काइंड है। जीनियस डिप्लोमेटिक अप्रोच, थिंकिंग, एक्शंस चाहिए। तो आई होप एवरीथिंग गोज वेल अभी हमारे लिए, सबके लिए, क्योंकि मामला जो है ना ये बहुत ही खतरनाक नजर रखने वाली बात है ये, बिल्कुल कीनली वॉच करना। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर आपको लगता है कि पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ ये पॉलिटिकल पार्टीज और ये मुल्कों के लीडर्स के मामलात तक है, ऐसा नहीं है। क्रिकेट देखिए, तो आप गलत हैं अगर आपको ये लगता है तो। जी, क्रिकेट में ऐसी ऐसी सियासत पॉलिटिक्स चल रही है, आपकी सोच है जंगे। मैंने कहा जंगे अर्नब हो नहीं रही आ हैं। गया है ना भाई? भी। आप गलत हैं अगर आपको ये लगता है कि सही। अच्छा ठीक है भाई, क्रिकेट की बात करनी है। मैं जरा खुश हूँ, कुछ होने दे थोड़ा सा। हाँ, क्या हो गया इसमें ऐसा? हाँ। श्रीलंका को हमने When हरा you're दिया। happy and you know, clap your hands. हाँ, and you're happy जी हाँ, and you very know nice it, for clap our your hands. team. Clap your hands, जी। माशाल्लाह, very nice. डम्बोला में हमने श्रीलंका जाकर हमने श्रीलंका को पहले T20 में हरा दिया है। ये एक्सपेक्टेशन हमारी नहीं थी अपनी टीम से। हम ये समझ रहे थे थोड़ा संभलेंगे, पहला मैच शायद हार जाए, उसके बाद फिर थोड़ा सा, लेकिन ये कि पूरी तैयारी के साथ टीम पाकिस्तान गई और साहबजादा फरहान ने बेहतरीन खेला, सायम अयूब ने बेहतरीन खेला, शादाब खान का कमबैक हुआ, शादाब खान ने भी अच्छा परफॉर्म किया और इस तरीके से हमारी टीम एक एज अ यूनिट खेली। और हम ये खुशी का इजहार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बस होने ही वाला है शुरू वर्ल्ड कप भी, और श्रीलंका में पाकिस्तान के मैचेस हैं। अगर हम कंफर्टेबल हो गए तो फिर ये कि वर्ल्ड कप भी हम लेकर आएंगे इंशाल्लाह। और मैं जा रही हूँ मैच देखने। हाँ। मैंने सोच लिया श्रीलंका जाऊंगी, और खास तौर पे मुझे कौन सा मैच देखना है, पाकिस्तान और श्रीलंका का, और इंडिया, पाकिस्तान में बांग्लादेश, बांग्लादेश का भी। अच्छा बांग्लादेश का भी वो तो देखना ही है। नहीं, लेकिन वो कैसे देखेंगे आप? बांग्लादेश का बताया, खबर क्या है आपके पास? मैं इतनी इम्प्रेस हूं ना विद बांग्लादेश में, आपको क्या बताऊं। मैं उनका किसी से भी मैच होगा मैं उनको चीयर करने जाऊंगी। क्या बात है, क्या मतलब। नहीं, क्या कहा उन्होंने बीसीसी बांग्लादेश के बोर्ड ने? क्या कहा? लिया उन्होंने, स्टैंड लिया उन्होंने। अच्छा, इंडियन मीडिया वैसे आपको पता है झूठा तरीन, और वो अपने मीडिया पे दिखा रहे हैं कि जी मना कर दिया गया है, आईसीसी ने बांग्लादेश को कहा कि नहीं आपको खेलना पड़ेगा इंडिया पे, उसी ग्राउंड में, श्रीलंका में न्यूट्रल ग्राउंड में मैचेस नहीं होंगे। और जी बांग्लादेश ने इसको डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा जी ऐसे पहली बात तो ये कि हमें ना किसी ने बोला ना हमने कुछ कहा, बस ये बात तय है कि हम इंडिया में वर्ल्ड कप उस जमीन पे नहीं खेले। हाँ, यानी कोई ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं किया हमें आईसीसी ने, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो स्टांस है वो यही है, क्योंकि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है तो हम नहीं खेलेंगे, हम अपने मौके पर कायम है। तो ये दो तीन चीजें हमने डिस्कस करनी है। आज के मैच का भी, कल के मैच का भी हवाल थोड़ा सा एनालिसिस लेना है। शुएब जट ने हमें ज्वाइन किया है काफी देर से बाद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शुएब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम ज़ेब, बिल्कुल आपने सही कहा कि काफी अरसे के बाद, लेकिन इंशाल्लाह ये गैप जो है वो खत्म होगा, वक्तन फवक्तन आपके प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहेंगे। वादा करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये बताएं। देखिए वो ज़ुहैब से मैंने एक चीज सीखी है कि बस मैन ऑफ वर्ड्स बन जाओ। ज़ुहैब मेरे साथ काफी दारों में कोलीग्स रहे हैं। शुएब ने तो हमसे इतने वादे किए हैं, वो नहीं पूरे किए। छोड़ो भाई शुएब, ये अपना नसीब। भाई मुझे ये बताया कि कल तो बेहतरीन खेल गई टीम पाकिस्तान, ठीक है इतना लो था। हाँ जी ज़ुहैब, इसमें मैं थोड़ा सा आपसे प्रोटेस्ट करना चाहूंगा। आपने बिल्कुल अच्छे लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए कि ऐसा लग रहा था कि पहला मैच भी शायद हम गिर जाएं और फिर उसके बाद उठें। यार हम किससे खेल रहे हैं? हम ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, जनूबी अफ्रीका से, इंडिया से, हम किससे खेल रहे हैं भाई? हम श्रीलंका से खेल रहे हैं। नहीं, लेकिन श्रीलंका में श्रीलंका से खेल रहे हैं, श्रीलंका में खेल रहे हैं। श्रीलंका नहीं है ये, वो श्रीलंका नहीं है भाई, ये वो श्रीलंका है कि अभी जो अंडर 19 आपकी जीती है ना ट्राई नेशन सीरीज, या वो जो समीर मिन्हास के इतने चर्चे हैं, वो भी जाएगा तो उनका फंटा लगाएगा। बहरहाल ये अच्छी बात है कि वर्ल्ड कप से पहले
आपको एक उसी सॉइल पे आपको खेलने को मिल रहा है और वहां पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और दो के दम्बोला में पाकिस्तान के मैचेस नहीं है वर्ल्ड कप के, बट क्योंकि श्रीलंका की जो है वो तमाम चीजों से आप आहंग हो जाएंगे, आपको ये काफी जो है ना इसकी फायदा होगा और होना भी चाहिए। बेशक जो है ये मैच देखने नहीं जाएंगे इंडिया और पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान को इस सीरीज से ये फायदा जरूर होगा कि वो तमाम कंडीशन से हम आहंग हो जाएगा और जब इंडिया से इस ग्राउंड पे आई मीन श्रीलंका में टकराएंगे इस सरजमीन पे, तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान को इसका एज हासिल होगा और होना भी चाहिए। हाँ, तो शोएब वैसे आपने जो शुरू में भी बात की कि भाई साउथ अफ्रीका नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, इंग्लैंड नहीं, हमारे उनके साथ क्यों नहीं मैचेस होते, कोई सीरीज वगैरह? काफी अरसा हो गया। बहुत कम, हाँ बिल्कुल। ये क्या कम हो गया बहुत, ये क्या वजह है? देखिए बात यह है कि एफटीपी जो है ना वो कई मतलब सालों की तय हो जाती है, 2 से 4 साल तक की एफटीपी पहले से तय होती है। तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली जो है वो आईसीसी में इतने स्ट्रॉन्ग उसके स्टेप्स नहीं है, वहां पे टाइज अब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही। ये जो माजी में कुछ चेयरमैन गए हैं उन्होंने खासतौर पे एहसान मानी के दौर से जो पाकिस्तान की जो दौर शुरू हुआ उसके बाद आईसीसी पे आपकी ग्रिप जो है वो कमजोर पड़ती गई। फिर आईसीसी ने बिग 3 बना लिया, बिग 3 के खिलाफ आपको पता होगा चेयरमैन ज़का अशरफ जो मोहम्मद थे वो खड़े हुए थे, लेकिन बाद में आने वालों ने इस पर तसलसल नहीं किया, तो हम वहां पे कमजोर पड़ गए, इस वजह से हमें बड़े मैचेस नहीं मिलते। फिलहाल इस पे भी बात जरूर करेंगे आने वाले आपके शोज में बार बार, लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान को वहां तैयारी मिल रही है। और दूसरी जानिब जो ज़ुहैब ने शुरू में बात की थी कि क्रिकेट में भी सियासत बहुत हो रही है, तो मैं उसकी भी मजम्मत करना चाहूंगा। जो बॉर्डर के उस पार से क्रिकेट में हो रहा है, बिल्कुल ये जेंटलमैन का खेल है, डर्टी गेम नहीं खेलना चाहिए। ये कोई क्या कहते हैं मोदी की स्टेट नहीं है कि जहां पे आप आके इस तरह के फैसले और करेंगे। सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है, गंदी सियासत हो रही है इसमें शदीद, और आईसीसी चुप। सियासत ही हो रही है, खेल तो हो ही नहीं रहा। आईसीसी का देखिए ना, आईसीसी का जो सरबराह है वो अमित शाह का बेटा जय शाह है, तो आपको पता है कि अमित शाह की पाकिस्तान के मुतालिक क्या थॉट्स हैं, फिर उनका बेटा कैसे पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख सकता है। तो बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि वो क्या एक जुमला है, ये तब्दील कब होगा, ये इसका टाइम कब खत्म होगा, जय शाह का कब जान छोड़ेगा ये? जब मोदी जाएगा। ये तो क्या फॉरएवर के लिए ये पोजीशन है? नहीं, दूसरा जैसा हो जाएगा, ये सिर्फ नाम बदलते हैं, एक ही तरह के। ये जो पोजीशन है इसके कुछ ना कुछ तो होगा ना, साल के बाद इतने साल और फिर उसके बाद कोई और आएगा। बिग 3 से ही कोई आएगा। अच्छा मुझे एक और चीज, ये सलमान मिर्जा ने अच्छा परफॉर्म किया, अबरार ने भी अच्छा परफॉर्म किया। प्रॉब्लम ये हो रही है कि बिग बैश लीग में खेल रहे हैं हमारे टॉप स्टार्स, और वो टॉप स्टार्स जो हैं वो T20 स्क्वाड में भी हैं, ठीक है। अब उनको यहां खेलना चाहिए, वो खेल रहे हैं बिग बैश लीग में, और एकदम से आएंगे मैच जब होगा वर्ल्ड कप का तो उसमें जनाब टीम में बाबर आजम खेलना शुरू हो जाएंगे। ये क्या हो रहा है? प्रैक्टिस फिर लड़कों को क्यों दी जा रही है? ये आप उन्हीं बाबर आजम की बात कर रहे हैं ना जिन्होंने कई इनिंग्स खेल के सिर्फ 150 किया है बिग बैश में, वो बड़ा तूफान मचा हुआ था कि नहीं बड़ा महंगा खिलाड़ी वहां पे चला गया। उन्हीं बाबर आजम की बात कर रहे हैं, किसी दूसरे की बात? नहीं, उन्हीं की कर रहा हूं मैं। उनको ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स उनको मतलब कह रहे हैं कि भाई बकअप यार, कोई मसला नहीं, लेकिन वो खेल के नहीं दे रहे। वही बाबर आजम। सर आप आतिफ असलम का गाना निकाल के रखें, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की। 6-7 वर्ल्ड कप पहले बाबर आजम की भीड़ चढ़ा चुके हैं, अब एक और चढ़ जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा है कि एक शख्स मुसलसल फ्लॉप हो रहा है, फिर वो पैराशूट के जरिए आता है और आके छा जाता है, और एक जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, पेड कैंपेन्स चलाई जाती हैं कि जी ये बड़ा खिलाड़ी है, करके दिखाएगा। अब आपको याद होगा माजी में बाबर आजम की कोई एक तारीफ कर देता था, कोई कवर ड्राइव की तारीफ कर देता था तो जमीन आसमान सर पे उठा लिया जाता था कि जी देखें फलां ने बाबर आजम की तारीफ की। अब जो मुसलसल बाबर आजम पे वहां तनकीद हो रही है, आप देखें ना बिग बैश की अगर कमेंट्री देखें, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो चाहे जो भी हो, वो बाबर आजम पे तनकीद कर रहा है कि आप किस तरह गेम खेलते हैं, कि अपना गेम तो निकाल जाते हैं, अपने थोड़े बहुत रन बना लेते हैं, दूसरे एंड पे खड़े हुए बैट्समैन पे या बाकी जो आने वाले बल्लेबाज होते हैं उन पे आप बटन डाल देते हैं, और उसके वजह से उनकी टीमें भी जो है वो बड़ी मुश्किलात से दो चार हो जाती हैं। पाकिस्तान की भी यही कहानी है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर हमने बाबर आजम के साथ ही हारना है तो फिर ये यंग गन्स का हम क्यों इनसे जो है ना मुंह मोड़े। आज साहिबजादा फरहान परफॉर्म कर रहा है, साइम अयूब परफॉर्म कर रहे हैं, नीचे कई लड़के खड़े हैं, हमें समीर मिन्हाज पे फखर भी है, उस्मान भी है, समीर भी है, फिर खुद आपका कैप्टन एडजस्ट करना है आपने। काबिल प्लेयर का इतना लंबा जो है बुरा स्ट्रीक, ये समझ में नहीं आता है शोएब, वैसे क्या हो जाता है? मतलब कोई आपका कोई बैटरी होती है जो वीक हो जाती है और खत्म हो जाती है, उसकी इतनी लाइफ होती है, क्या है? ठीक क्यों नहीं हो रहे? आपने बिल्कुल सही कहा कि इतने बड़े प्लेयर का इतना बुरा वक्त कैसे? इतना तो बुरा वक्त जो है ना वो चंद दिनों, जी मैं वहीं पे आ रहा हूँ, बुरा वक्त जो है वो चंद दिनों का होता है, चंद हफ्तों का होता है, चंद महीनों का होता है, यहाँ तो सालों की कहानी है।
2023 में अगर मैं गलत नहीं तो आखिरी मर्तबा जो है वो कुछ बड़ा किया था। उसके बाद से क्या किया है? एक अभी रिसेंट पास में आपको पता है छोटी टीम के खिलाफ एक स्कोर कर लिया, उसको सर पे जो है वो उठा के नाचा जा रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि हम कई वर्ल्ड कप इनकी भीड़ चढ़ा चुके हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यही करना चाहिए, बड़े नामों के बजाय छोटे नामों के पास जाना चाहिए। छोटे नामों में भूख होती है, हंगर होती है। बड़ा नाम तो इसी बात पे चौड़ा हो रहा होता है कि मैं बड़ा हूं, तो बड़ों के साथ जाके हारने तो इससे अच्छा बच्चों के साथ जाके खेले। And we can't afford this. To be honest, we can't afford this. बिल्कुल। और जहां हमारी टीम खड़ी है, जितना कंपटीशन है उसमें हम ये अफोर्ड नहीं कर और सकते। सिर्फ देखिए मैं बताऊं, बाबर आजम का प्रॉब्लम ये है कि अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो मॉडर्न डे क्रिकेट जो हो रही है आजकल, उसमें वो नहीं रन रेट अपना उसको लेकर चल रहे हैं, स्ट्राइक रेट उनका ठीक नहीं है। वो टेस्ट में खेल सकते हैं, कवर ड्राइव भी मारे, वो एक्स्ट्रा कवर पे भी मारे, वो हुक भी करें, पुल भी करें, लेकिन 4 रन पर ओवर चेस करना है उन्होंने, 3 रन पर ओवर चेस करना है अगर चेजिंग पे जाना है। वो 6 रन 7 रन पर ओवर चेस नहीं कर सकते। ये हमें समझ लेनी चाहिए बात। एक बार हम समझ लेंगे तो फिर ठीक तरीके से उन पर क्रिटिसिज्म भी होगा, तारीफ भी होगी। देखें, आप खुद क्रिकेट खेलते रहे हैं और अच्छी क्रिकेट आपने खेली है, आपको खुद पता है कि मेगा इवेंट का प्रेशर बहुत बड़ा होता है। एक खिलाड़ी से बिग बैश जैसे छोटे से इवेंट पे परफॉर्म नहीं हो रहा, उससे सही से पीएसएल में रन नहीं होते, जहां पे रिटायर्ड खिलाड़ियों की भरमार होती है, तो वो कैसे जाके मेगा इवेंट में परफॉर्म कर पाएगा? पहले आप छोटी जगह तो परफॉर्म कर लें, फिर आप बड़ी जगह के भी ख्वाब से जा लेना। हम पता नहीं क्यों बाबर आजम के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि बाबर आजम के बाद क्रिकेट खत्म हो गई। किसी ने सोचा था कि समीर मनास एक बच्चा उठेगा और वो इंडिया का ऐसा फेंटा लगाएगा ये लोग देखते रहेंगे। और हमें उसको डिस्कस करना चाहिए। जी जी जी, उनको आगे आने का मौका देना चाहिए। बांग्लादेश का भी जरा बात करें। हाँ, मैं वही मौका ही नहीं मिल रहा है। एक्सक्यूज मी शोएब, आपसे एक सवाल करना था। थैंक यू। बीच में नहीं लड़के बोलते हैं, मुझे इतनी मुश्किल से घुसना पड़ता है, आप यकीन करें मौका ही नहीं मिलता। मैं मतलब नहीं, अंपायरिंग कराएंगे आपसे। अब मैंने कहा मैं बता दूं। तो देखिए, मैं बीच में जो है काट रही हूँ, मैं बात करूंगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है शोएब, आप बताएं, आपको क्या लगता है? बांग्लादेश तो कह रही है हम अपनी टीम जो है नहीं भेजेंगे इंडिया में। वर्ल्ड कप की बात हो रही है, आईसीसी इन्वॉल्व है। आईसीसी ने कहा है कि अभी तक के नहीं, उनको खेलना पड़ेगा। वो अब जो है इट्स टू लेट के 2 से कि जी न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस हों और इंडिया कुछ अलग। वो तो हर है झूठा मीडिया, आपको पता है। वो कह रहे हैं नहीं, जो उनको वो खेल रहे हैं उनको खेलना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे सूरत में बांग्लादेश इज नॉट विलिंग तो क्या करेंगे वो? देखिए, इस केस में इंडिया ने अपना केस खुद खराब किया। जब वो पाकिस्तान नहीं आया था एशिया कप खेलने, जब वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आया था, उसमें हाइब्रिड मॉडल का शोषा छोड़ा। पाकिस्तान एशिया कप में अपने मैच, आपको याद होगा कि सिर्फ नेपाल के खिलाफ, अगर मैं गलत नहीं तो मुल्तान में खेला था, बाकी पाकिस्तान को वहां जाके खेलना पड़ता था, श्रीलंका में जाके खेल रहा था। इसी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को जाके दुबई खेलना पड़ा था। तो अब पाकिस्तान वाला मैच जो है वर्ल्ड कप का, पूरा ग्रुप के मैचेस पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका में खेल रहा है। तो बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान इस टाइम खड़ा हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस पर खड़ा है, पाकिस्तान गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी हुई है। तो मैं ये समझता हूं कि इतना आसान नहीं होगा कि जो भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि जी आईसीसी ने उनको ऑर्डर दे दिया है। इस मौके पे आगे आईसीसी ऑर्डर नहीं दे सकता, क्योंकि आईसीसी का जो चार्टर है उसके तहत अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो अपने कंसर्न्स शो करती है तो आईसीसी उनको जो है वो फोर्स नहीं कर सकता। इसीलिए इंडिया को फोर्स नहीं किया जा सका था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आए। हालांकि पाकिस्तान उनको बता रहा था कि पाकिस्तान मुकम्मल सेफ है। और इसमें कोई लेट वगैरह तो नहीं कोई चीज होती कि इतने महीने पहले बताएं? सिक्योरिटी कंसर्न्स तो कभी भी हो सकते हैं, है ना? कुछ हफ्ते पहले भी हो सकता है। उन्होंने खुद एक्सक्यूज दिया, मुस्तफिजुर को उन्होंने वापस भेजा, तो इसीलिए भेजा ना उन्होंने, थ्रेटन किया गया। फिर उनके ये कि भाभी भी उनकी जो है लीडर वहां है जिसको इंडिया ने रखा हुआ है, तो बहुत सारे उनके प्रॉब्लम्स हैं। जी जी, मैं वही बात करना चाह रहा हूँ कि मामला यही है कि एक तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पे आईसीसी अपनी धौंस जमा सकता है, बिल्कुल जमा सकता है, लेकिन जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक पेपर जमा कराएगा कि ये हमारे गवर्नमेंट के कंसर्न्स हैं, हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं कर रही, तो फिर आईसीसी बाउंड है अपने चार्टर की वजह से, अपने आइन की वजह से, वो उनको बाउंड प्रेशराइज नहीं कर सकते। सही है शोएब, ये तो वर्ल्ड कप आ रहा है, बस बातें होनी है, आप गियर अप हो जाए। लेकिन ये कि अपने कप्तान को कहां छुपाना है हमने, ये बताते हैं सलमान अली। सलमान को कहां छुपा के खेलना है? ये वो फील्डर है कि जिसको छुपाते हैं, सबसे वीकेस्ट फील्डर है और कैच उसी के पास जाता है। देखिए, यानी फील्डिंग नहीं कह रहा मैं, एज अ प्लेयर बात कर रहा हूं, जरा कमजोर है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं और मैं आपको ये बता रहा हूं कि कामयाबी के बहुत सारे बाप होते हैं। हर कोई कहता है कि ये मेरी कामयाबी है, ये मेरी कामयाबी है। नाकामी यतीमों मिस्कीन होती है। तो जब तक कामयाबियां मिल रही हैं तब तक एंजॉय करें, तब तक जो जहां चाहता है छुप जाए। जैसे ही ये मेगा इवेंट होगा, आप देखिएगा
किन किन की दुकानें बंद होगी, किन किन को घर जाना पड़ेगा, और कौन कौन ऐसे होंगे कि मुसलसल फ्लॉप होने के बावजूद टीम पे अजाब की तरह मुसल्लत मोहम्मद रहेंगे। आमिर की सब आपको परफॉर्मेंस सामने कैसी लगी? मोहम्मद आमिर की, और फिर एहसानुल्लाह भी फास्टेस्ट बॉल उसने की है भाई। बिल्कुल 145 उन्होंने क्रॉस कर लिया और वो 150 के ऊपर जाना है। उन्होंने जो उनका पहले से एक पहचान थी वो दोबारा उसको रिदम को हासिल कर रहे हैं। ये जो एक झूठा प्रोपेगेंडा होता था, ज़ेब मैं आपके शो में भी कहता था कि ये झूठा प्रोपेगेंडा कि पाकिस्तान के पास बाबर आजम के बाद या ये चंद नामों के बाद कोई या शाहीन के बाद बॉलर नहीं है जी, कि बैकअप नहीं है। अब आपने देख लिया कि बैकअप कैसा नहीं है। वो लड़का आपको याद होगा जिसने उसको आउट किया है, क्या नाम है, अभी अंडर 19 में जो आउट किया था इंडियन बल्लेबाज को, ठीक है। या आप अभी जो ट्राई नेशन सीरीज हुआ है उसमें आप अपने स्पिनर्स को देखें, जूनियर क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, चाहे पेसर्स को देखें, अपने बैटर्स को देखें, बैकअप एक बड़ा पड़ा। अच्छा, आमिर बीपीएल छोड़ के आया, वो क्यों? कोई खबर है इससे मुतालिक? देखिए, मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीजें हैं। अभी हम वर्ल्ड कप की वजह से उनको जो है वो ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी चीजें, मैं जाहिर आपके शो में जुड़ूंगा तो बहुत सारी चीजें बताऊंगा। गुड है, क्या बात है, बिल्कुल सही, जबरदस्त। वादा और कॉन्ट्रैक्ट दोनों हो गए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन इस बात ना, क्या बात है, जबान की वैसे भी, वैसे आजकल के दौर में क्या वैल्यू क्या होगी? आपको लगता है कि लोग अपनी जबान पे कायम रहते हैं या नहीं? जब उनका फायदा होता है तो जुबान पे कायम रहते हैं, जब नहीं होता कहते मैं भूल, ओ यार सॉरी यार भूल गया था मैं। सीधी गल है, मैंने कब कहा? मैंने कि बेस्ट है हमारे, मैं कब कहा ऐसी बात? मैंने तो ऐसी बात की ही नहीं। तो ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, क्योंकि हमने तो प्रॉमिस किया कि ब्रेक लेके आएंगे, तो वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस, जुड़े रहें 365 चैनल के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी ज़ोहैब, बातें बहुत सी हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग भी कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ बातें हैं जो कि बच्चों के लिए भी जानना जरूरी है, हमारे लिए भी। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, इतनी हमारी एज हो गई लेकिन पता नहीं चलता, और एकदम से वो चीज़ें आप अवेयर होते हैं कि यार अच्छा ये ऐसे है, ये फैक्ट्स तो हमें पता ही नहीं थे। तो खैर ये फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ ये तो खैर हमें पता था, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता था और मुख्तलिफ बिलीव्स थे। तो जनाब, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज यौम गर्दिश मनाया जा रहा है, रोटेशन। वाह, वो क्या होता है? अर्थ का। तो अच्छा, इससे पहले क्या था 1851 से पहले ये समझा जाता था, और वैसे अभी बहुत से अकायद में ये समझा जाता है कि भाई ज़मीन स्टैटिक है, यानी ज़मीन रुकी हुई है, ठीक है। लेकिन 1851 में लियोन फोको ने ये एक तजुर्बा किया और अमली सबूत उन्होंने पेश किया कि भाई ज़मीन गर्दिश कर रही है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना लोगों के सामने आश्कार हुआ ये फैक्ट कि ज़मीन भी गर्दिश कर रही है, और ये जो अर्थ है ये सन के इर्द गिर्द रोटेट कर रही है, ठीक है। फिर चांद जो है वो ज़मीन के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है। फिर ये जो सोलर सिस्टम है आपका, ये भी रोटेट कर रहा है, ये गैलेक्सी के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है। तो ये जो मौसम बदलते हैं आपके, और मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ मौसम होते हैं, तो ये इस रोटेशन की वजह से ही है कि आज सर्दी है, कल गर्मी है, 5 महीने 3 महीने सर्दी आ गई, फिर उसके बाद दूसरा वेदर आ गया, फिर उसके बाद गर्मी आ गई। तो ये इस वजह से। हाँ जी, तो वैसे गर्दिश हम ये भी कहते हैं ना, हमारे सितारे गर्दिश में, तुम्हारे सितारे गर्दिश में है लग रहा है। तो जो जमीन है गर्दिश में, ये बात, इस पे कोई इख्तलाफ राय नहीं है, इसको हम सब मानते हैं। बहुत से नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से अकायद में ये है। हाँ, क्या? ऐसा था। और इससे पहले जो मैं बता रहा हूँ ना 1851, उससे बहुत पहले भी जितने भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब ये यानी आप न्यूटन को ले लें या फिर आप गलीलो को ले लें, जितने भी थे लोग, उनकी बात को लोगों ने कहा पागल है। हाँ, मानते नहीं थे, लेकिन वो बात कर रहे थे आगे की, और उन पर जो आश्कार हो चुका था, हक आश्कार हो चुका था, वो लोगों तक नहीं पहुंचा था क्योंकि जमाना जाहिलियत था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब साइंस ने तरक्की की तो लोग ये फैक्ट्स उनको पता चलता गया। पागल कहा जाता था, पोजेस्ड हैं, चुड़ैले हैं, ये विचक्राफ्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको सबने माना, और अब 30-40 साल बाद कह रहे हैं कि जी ये तो हुआ ही नहीं। जैसे मैन ऑन मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में जब उन्होंने कहा जी चला गया हमारे जो है नील साहब ऑन द मून, 40 साल तो हमने बात मानी, किसी ने कोई बहस वहस नहीं की। लेकिन अब जबकि AI का ज़माना है, एडवांसमेंट्स आ गई हैं वीडियोस में, हर चीज़ में, तो लोगों ने जब बड़े गौर से वो फुटेज चेक की तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। वो देखा था उसमें वीडियो में झंडा हिल रहा है, तो वहाँ तो एयर नहीं है। इसके ऊपर अब डिबेट है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कभी गए ही नहीं मून पे, और अगर वो गए तो उसके बाद इतने लोग क्यों नहीं गए, अकेले ही जाके आ गया है। 69 के बाद हमने इतनी तरक्की की
और आज तक कोई दूसरे साहब नहीं जा सके मून पे, तो अब आप ऐसी चीज को क्या कहेंगे कि जिसमें देखिए मतलब ये साइंस, क्या देखिए था? बात यह है कि साइंस जो है ना वो इवॉल्व करती रहती है, नई रिसर्च होती रहती है, और जिस नतीजे पर वो आज पहुंचे हैं, आज से 30 साल पहले पहुंचे थे, आज उस नतीजे से हटके वो दूसरा नतीजे पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि साइंसी तरक्की हुई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ है। तो ये प्रोसेस साइंस का इस तरह चलता है। लेकिन बहुत सी अगर आप मज़ाहिब की बात करें, इस्लाम की बात करें, तो बहुत सी चीज़ें इस्लाम ने बहुत पहले बता दी जो साइंस अभी तहकीक करके उस तक पहुंच रही है। तो अगर साइंस डिनाई कर रही है 50 साल पहले कुछ बातों को, तो आप उस पर बिलीव ना करें, आप ये करें कि ये एक प्रोसेस है, अभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं इन्फॉर्मेशन में। जब हम मजीद इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, मजीद रिसर्च करेंगे, तो यू नेवर नो कि हम वो जो फैक्ट जो मजहब में बताया गया है दीन में, तो उस तक हम पहुंच जाए। लेकिन एक वो जो आप कह रही थी ना कि कोई ये नहीं मानता, कुछ अकायद ऐसे भी है कि दुनिया सींगों पे खड़ी हुई है। किस पे खड़ी? सींग जो गाय के सींग होते हैं उन पर खड़ी है। किसकी ये दुनिया भर के आप देखें तो दुनिया में क्या क्या कल्चर्स है, क्या इतनी क्या बड़ी गाय है कि उसके सींग इतने बड़े हैं कि उस पे दुनिया खड़ी है। ये कौन सी गाय है? ये कॉन्सेप्ट्स हैं। ये दुनिया आप बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां पर अभी तक इंटरनेट नहीं है। मैं एक देख रहा था मिडिल ईस्ट में एक मुल्क है जहां पर कोई इंटरनेट नहीं है, और वहां जब व्लॉगर पहुंचा तो उसने कहा कि मुझे लग रहा है कि मैं 50 साल पहले आ गया हूं। लेकिन वहां के लोग कितने खुश होंगे, वहां के लोग कितने खुश होंगे, ट्रोलिंग नहीं होती ये आपने होगी, सही बात की, फजूलियात नहीं होंगी, लोग एक्चुअली इमेजिन करते होंगे, सोचते होंगे, कुछ काम करते होंगे, क्रिएटिव होंगे। हमारा तो मुझे समझ नहीं आता कि फायदा तो हुआ लेकिन नुकसान ज्यादा हुआ है इंटरनेट से। अब वहाँ क्रेडिट कार्ड, वहाँ पर डेबिट कार्ड कोई नहीं है, वहाँ पर सिर्फ पैसे के जरिए वो होते हैं, और उसके बाद कोई फॉरेन करेंसी खुशहाली होगी, फैमिली लाइफ कितनी अच्छी होगी। मुझे जाके ना ये रिसर्च करनी है उसमें, बिल्कुल देखिए। और बाकी ये स्टडी क्यों होगा ऐसी जगहों पे कि उनको इतने सालों में जो इंटरनेट की सहूलत सो कॉल्ड नहीं मिली, तो वो मेंटली कितने बेहतर इंसान है। तो साइंस की तरक्की से डरे नहीं, साइंस जो है वो मुख्तलिफ नतीजों पर पहुंचती जाती है जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है आगे आगे, और उसको प्रूव करती जाती है जो बातें बता दी गई हैं बहुत से। लेकिन जो दिल ना माने ना उस पे यकीन ना करें। अच्छा, एक ब्रेक हमने ले लिया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हम भी कोई साइंस में इतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं, आपको पता चल गया होगा हमारी ब्रेक बातों में से। एक्सपर्ट है, जल्दी से वापस आएंगे। देखते रहें राइज एंड शाइन ऑन 365 न्यूज़। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी क्या बात है, अभी राइज एंड शाइन पे गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे एना आसिफ से। शी इज जस्ट 17 बट व्हाट एन एक्टर। क्या बात है, मायरी में उनकी परफॉर्मेंस, इतनी यंग एज में इतना मैच्योर रोल जो है इतनी अच्छी तरह निभाना, फिर रोमांटिक कैरेक्टर इन परवरिश, बिल्कुल परवरिश, बहुत जबरदस्त, फिर बहुत प्यारा है, एम्बिशियस ड्रामा आ रहा है, शुरू हो रहा है, और उसमें भी बड़ी बात हो रही है सोशल मीडिया पे, बहुत ज्यादा लोग क्या नाम है? माँ के नाम से। ये इसके सारे ये माँ परवरिश, ये इतने मतलब अम्मी वाले क्यों जो हैं टाइटल्स वाले ड्रामों में आते हैं, क्या वजह है? ऐना से पूछेंगे, ऐना से ही हम पूछेंगे। लेकिन अभी हमने बात करनी है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और हम सब के लिए नादिया भी बहुत ज्यादा इसमें ये भी सेलिब्रिटी हैं। हाँ, सेलिब्रिटी है ये भी भाई, सेलिब्रिटीज के सेलिब्रिटीज है ये, सेलिब्रिटीज के सेलिब्रिटी है। फॉलोइंग, व्यूअरशिप और इनके जो मशवरे सब लेते हैं, सबके बड़े दोस्त हैं। सुनील मंच की मैं बात कर रही हूँ। तो कौन कौन सी गाड़ियां आ रही हैं नई, कौन कौन सी न्यू एंट्रेंट्स हैं, किनको मार्केट शेयर मिल रहा है, किनको नहीं मिल रहा, छोटी गाड़ी बिकी, बड़ी गाड़ी बिकी, एसयूवी बिकी, सीडैन बिकी, क्या हुआ? लेकिन मैं फिर पता है जो मैं बड़ी इंस्पायर होती हूँ सुनील भाई से कि एक यूट्यूबिंग बड़े लोग करते हैं, इन्होंने जो यूट्यूब चैनल खोला और जो इन्फ्लुएंसर बने एक ऐसी कैटेगरी में जिसमें कोई था ही नहीं, कोई बोलने वाला ही नहीं था, और सडनली वी हैव दिस एक्सपर्ट जो हमें बता रहा है कौन सी गाड़ी लो, क्यों लो, गाड़ियों के बारे में इतनी डिटेल, हर एक मॉडल, हर गाड़ी के बारे में। एंड नाउ इट्स एंटरप्राइज, और ये बहुत बड़ी कंपनी है। सुनील भाई क्या कहते हैं, लग्जरी यानी ऐसी ऐसी गाड़ियों में बैठे, लेकिन कहते हैं मैं एसी ऑन नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है सुनील भाई में थोड़े से अदाकारी के जरासीम भी हैं, क्योंकि इनकी कुछ वीडियोस में जो दोस्त निकल जाते हैं ना ये सैर सपाटे पे, लगता है अदाकारी भी करेंगे अगर मौका मिले, मुझे लगता है। सुनील भाई बता दें, कार मेले होते हैं बस। अच्छा चले, हमें ज्वाइन किया ना सुनील मंच ने। सुनील भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, गुड मॉर्निंग जी, आप कैसे? हम ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक हैं। सुनील भाई अगर मौका मिले आपको तो एक्टिंग करेंगे ड्रामे में? आपके तो जबरदस्त वैसे बात, परफॉर्मेंस, पर्सनालिटी है, हो जाए? नहीं, मेरे ख्याल से जिसका काम है उसको वो करने दे, हमें जो आता है वो कर रहे हैं। लेकिन आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं वैसे ड्रामे में, बता रही हूँ। और यही को रेसर वेसर वाला रोल हो ऐसा जबरदस्त,
देखिए अल्लाह भी के ऊपर है, नसीब के ऊपर है, कहाँ लेके जाता है। एक्टिंग की तरफ क्यों ले, उनकी क्रेडिबिलिटी है, एक्टिंग शुरू तो कर क्या देंगे हुआ? तो लोग उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, पता नहीं एक्टिंग कर रहे हैं, हमें मशवरा दे रहे हैं या फिर ये रियल में है। ऐसे पता चले अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं, क्या है देखिए क्या नहीं भाई। असल में मुझे बताएं कि क्या रहा 2025 में, कौन कौन सी गाड़ियां, किस गाड़ी का ज्यादा मार्केट शेयर किसी ने ले लिया, या फिर 2026 में कौन कौन सी गाड़ियां आनी है, जरा शुरू करते हैं हम डिस्कशन। गाड़ियों के लिहाज से 2025 वाज वेरी इंटरेस्टिंग ईयर। Yes, अगर आप इंडस्ट्री में देखें तो पूरा पैराडाइम शिफ्ट था। पहले आप देखते थे कि एक जो है ना प्रोड्यूसर्स मार्केट थी, 2 या 3 प्लेयर थे और लोग जो है वो लाइनों में लग के गाड़ी लेते थे। एक पूरा शिफ्ट आ गया कि कंज्यूमर मार्केट हो गई, आपके सामने जितनी कंपनियां थी वो सारी आपस में compete कर रही थी। एंड इट वाज द फर्स्ट ईयर जब ऑन से ऑफ का कल्चर आया, गाड़ियों पे आपको डीलें मिलना शुरू हुई। डीलें क्या मिली, बल्कि मतलब मैं मुझे नहीं याद पड़ता, पाकिस्तान में एक ही दिन में एक गाड़ी की 18 लाख प्राइस कम हुई, एक की 25 लाख कम हुई। एग्जैक्टली, वाकई मोनोपोली it was a very खत्म हुई good है year. सुनील भाई। कितने बड़े जो थी जो हैं ब्रांड्स, उनकी मोनोपोली खत्म हुई है। बिल्कुल। हाँ जी, वो बेसिकली उसकी रीजन ये कि 2016 की जो ऑटो पॉलिसी थी ना, उसमें जो नए मैन्युफैक्चरर आ रहे थे उनका प्लांट लगने में टाइम लगता है। हमारे यहाँ पे लोग समझते हैं कि जब न्यूज़ आ गई तो अगले दिन गाड़ी बना लें, इट टेक्स टाइम, वो बुरी इन्वेस्टमेंट है, इंडस्ट्री लगती है। सो लास्ट ईयर वाज द एक्चुअल ईयर जिसमें आपको बेनिफिट्स ऑफ दिस कंपटीशन नजर आए, लोगों के लिए प्राइसेस अच्छी हुई, कंपटीशन का फायदा हुआ, एंड इट वाज अ कंज्यूमर्स मार्केट। अगर मैं पिछले ईयर की बात करूं, आई हैव मेड 47 फर्स्ट लुक रिव्यूज। जो गाड़ी आती है मैं उसका फर्स्ट लुक जरूर बनाता हूँ, तो 47 नई गाड़ियां। और वो एसयूवीज पाकिस्तान में ज्यादा थी, इस कैटेगरी में ज्यादा है। ज्यादातर एसयूवीज थी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां काफी थी, एचईवीज काफी थी। सो इफ वी कॉल द ईयर, तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में एक और शिफ्ट ये भी आया था कि गवर्नमेंट ने कहा था कि जी हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली गाड़ियां चाहिए, तो उनकी जो पॉलिसीज थी उसमें प्लग इन हाइब्रिड्स को और इलेक्ट्रिक को सपोर्ट किया गया था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इंपोर्ट सस्ती थी, लोकलाइजेशन के ऊपर भी बेनिफिट्स थे। तो काफ़ी ऐसी गाड़ियां मार्केट में आई हैं जिन्होंने एग्जिस्टिंग जो सेडान मार्केट थी उससे लोगों को शिफ्ट किया है एसयूवी के अंदर। और अगर हम अपकमिंग गाड़ियों की बात करें तो इस महीने भी अभी लॉन्चेस शुरू होने लगे हैं। 12 तारीख को एक और एसयूवी आ रही है which will be the most affordable HEV I think। Really? तो उसके सेडान जो है ब्रेक होगी ये मार्केट कौन सी सेडान आ रही है सुनील भाई जो ज्यादा अफोर्डेबल आ गई एकदम? इट्स द मोस्ट अफोर्डेबल HEV। वो एक ब्रांड है जेको की की, J5 हाँ। आ रही है। J5 आ रही है, पहले इनकी प्लग इन हाइब्रिड J7 आई थी लास्ट ईयर। ये J7 से महंगी होगी या सस्ती? इट्स द मोस्ट अफोर्डेबल HEV। आई कैन नॉट रिवील द प्राइस, बट मोस्ट अफोर्डेबल का मतलब है कि जेको J7 से तो सस्ती होगी। मैं कह रहा हूँ कई ऐसी प्राइस होगी कि कई सेडान जो बायर होंगे वो भी शिफ्ट तो करेंगे। इसका मतलब अच्छा हुआ मैं रुक गई, मैं खरीदी नहीं कोई गाड़ी। अच्छा ये बताएं सुनील भाई, 2025 में गाड़ियों की हमने बड़ी मार्केटिंग देखी, उनकी टेस्ट ड्राइव्स भी थी, उनको फिजिकली हमने देखा भी, लेकिन वो रोड पे नहीं आई थी। अब हमने जनवरी से वो गाड़ियां रोड पे देखनी शुरू कर दी, उससे और लोग वेट भी कर रहे थे क्या रोड पे देखेंगे। अब शार्क देखी, शार्क चल रही है और मुझे तो बहुत ज्यादा नजर आ रही है। फिर आपकी ये जेको 7 and 6 ये नजर आई, BYD शार्क वही, तो वो उसकी शार्क रह गई थी जो अब डिलीवर हुई है, नजर आ रही है। तो अब जो गाड़ियां अब रोड पे हैं उनमें से बेस्ट रिस्पॉन्स अब किसके आ रहे हैं? रिस्पॉन्स के लिहाज से अगर देखें तो देखिए, आप जो बात करते हैं शार्क हो गई है इस तरह की, वो थोड़ी एक नीश मार्केट की गाड़ी हैं। ज्यादातर जो गाड़ियां हैं पाकिस्तान में जिसमें लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा है, इसीलिए वो क्रॉसओवर सेगमेंट में आ जाती हैं। मेरे ख्याल से 10 मिलियन से 12 मिलियन के बजट के अंदर जो गाड़ियां हैं या उससे नीचे में लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट होता है। एंड अभी लास्ट ईयर जो 2 गाड़ियां लॉन्च हुई हैं जिसमें जेको J7 थी, दीपाल SO5 है, दोनों जो हैं तकरीबन 10 मिलियन के प्राइस बजट में थी और वो लोग वेट कर रहे थे कि 25 की इनवॉइस लेनी, 26 की लेंगे। सो अब वो गाड़ियां आपको मार्केट में आना नजर आएंगी। सुजुकी की तरफ से एक गाड़ी आ रही है फ्रॉन्क्स, वो आनी है। दीपाली का एक पिकअप ट्रक है हंटर K50, ये वो फ्रॉन्क्स आएगा। तो पहले नहीं आ चुकी थी इंटरनेशनली, तो ये काफी पहले नहीं, या उसका नया मॉडल आ रहा है? नहीं, फ्रॉन्क्स पाकिस्तान में इन्होंने भी पैप्स पे लॉन्च किया था कि गाड़ी दिखाई थी कि आएगी, तो इस साल जो लॉन्च होनी है मैं आपको बता रहा हूँ वो आएंगी। हंटर K50 आएगा, दीपाल का फ्रॉन्क्स आएगी, एंड जेको की तरफ से जो है मैंने आपको बता दी J5 आएगी, ओमाडा C7 आएगी। ओमाडो भी जो कंपनी है वो जेको की सिस्टर कंपनी है, उनकी C7 आएगी। भाई अभी भी कंसर्न 2 लोगों के अभी तक वही हैं कि जी इलेक्ट्रिक स्टेशंस बहुत कम हैं, इलेक्ट्रिक कार जो है माइलेज जो बताई जाती है इतनी होती नहीं, तो क्या होगा। फिर बैटरी की 5 years 8 years जो लाइफ है उसमें उसको चेंज करें। ये अभी भी 2 कंसर्न्स है जिसकी वजह से लोग डिस्करेज होते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने पे। उसकी कोई बेहतरी उसके लिए सोचा है इन्होंने कंपनीज ने? उसके लिए देखिए, मेरे ख्याल से मुझे लगता है द वे फॉरवर्ड इज अ प्लग इन हाइब्रिड और अ रीव व्हिच हैज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। उसमें रेंज एंग्जाइटी नहीं है, अगर आप शहर में चला रहे हैं तो इट वर्क्स लाइक एन इलेक्ट्रिक कार, बट हाईवे पे चला रहे हैं तो आपके पास पेट्रोल की अवेलेबिलिटी भी है।
तो अगर आप देखेंगे जो नई गाड़ियां आने वाली हैं या जो अभी भी आ रही हैं, इनमें ज्यादातर प्लग इन हाइब्रिड है। मैंने आपको बताया दीपाल SO5 इज अ रीव, ये आपके पास प्लग इन हाइब्रिड जेको आ गई। देन हंटर जो हंटर K50 है, दैट इज आल्सो अ रीव। जैक के अंदर प्लग इन हाइब्रिड आने वाली है, C7 आ रही है। एंड देन साजगार की तरफ से टैंक आ रहा है, वो भी प्लग इन हाइब्रिड होगा। साजगार की पूरे कैनन आ रही है, वो भी प्लग इन हाइब्रिड होगा। तो प्लग इन हाइब्रिड्स आई थिंक इज द वे फॉरवर्ड। अच्छा, और ये सीडान में मैंने नहीं देखा ज्यादा ये प्लग इन हाइब्रिड्स वगैरह और ये ईवी गाड़ियां, ये भी अब आएंगी? जैसे जो बड़े फेमस ब्रांड्स हैं होंडा के या फिर कोरोला, सिविक वगैरह, ये आने वाले वक्त में ईवी की तरफ जाएंगे या प्लग इन हाइब्रिड की तरफ जाएंगे पहले पाकिस्तान में, पाकिस्तानी मेड? सेडान्स के अंदर मसला है कि सेडान पहले compete कर रही हैं SUV से अपनी प्राइस ब्रैकेट के ऊपर। अगर आप अभी देखें तो SUV जो है वो सेडान का मार्केट शेयर खाने के लिए बैठे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि अभी और भी गाड़ियां आ रही हैं, तो अगर वो सेडान के अंदर हाइब्रिड लेके आते हैं तो वो और महंगी हो जाती है, प्लग इन हाइब्रिड लेके जाएंगे तो वो और महंगी हो जाएगी, तो वैसे compete नहीं कर सकेगी। एंड आई डोंट थिंक जो जिन ब्रांड्स का आप नाम ले रहे हैं उनमें प्लग इन हाइब्रिड तो टेक्नोलॉजी है ही नहीं। अगर होगी तो हाइब्रिड होगी, और अगर हाइब्रिड लेकर आएंगे तो हाइब्रिड की कॉस्टिंग ऑब्वियसली ज्यादा होती है, तो वो फिर मार्केट में उस लिहाज से प्राइस वाइज compete नहीं कर सकेंगे। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द जापानीज। चाइनीज का फायदा ये कि उन्होंने वो इलेक्ट्रिक और प्लग इन हाइब्रिड्स को ऐसे मास्टर कर लिया है या इतनी मैस प्रोडक्शन कर रहे हैं कि वो ऐसे प्राइस पॉइंट पे आके खेलते हैं, तो जिससे जो है ना एग्जिस्टिंग प्लेयर के लिए उस टेक्नोलॉजी के साथ compete करना मुश्किल होता है एप्पल टू एप्पल। अगर वही बात है सेडान अगर प्लग इन हाइब्रिड में आएगी वो इतनी महंगी हो जाएगी, उनसे compete नहीं कर सकेगी। उसका जो आइस वेरिएंट है वो इनसे compete कर रहा होता। तो अभी कौन सी गाड़ियां जिनको बड़ा लॉस हुआ है, सेल्स कम हुई है, स्पेशली अगर वो हमारी जो ऑल्टो बड़ी फेवरेट लोगों की होती थी, वो तो बहुत ज्यादा हिट हुई है। कितना उनको नुकसान पहुंचा है, और उसके कंपटीशन में कौन सी, इस वाली जो कैटेगरी है उसमें कौन सी गाड़ी आई है ऑप्शंस? अच्छा, उनको नुकसान क्यों पहुंचेगा? वो मोस्ट सेलिंग कार है पाकिस्तान Most की, selling, still मोर देन 50,000 यूनिट लास्ट ईयर। स्टिल आम आदमी की गाड़ी वही है। देखें, जब बजट आता है तो हम देखते रहते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया। जिन नंबर या जिन गाड़ियों की आप बात करें वो बड़ी लिमिटेड है। खासतौर पे अगर आम लोगों की सवारी की बात करें, वो तो टू व्हीलर है, वो तो जो है ऑल्टो भी अफोर्ड नहीं करते। बट बाय बीइंग विच ऑफ द चीपेस्ट, सबसे सस्ती होने की वजह से वो सबसे ज्यादा, अगर किसी ने सर्वे करना हो तो लोग कहें जी मोस्ट फेवरेट है, सबसे ज्यादा बिक रही है। बट वो ये है कि जो है ना लोगों की बाइंग उसके अंदर जो कहते हैं ना इंस्टॉलमेंट्स पे चाहिए ना सुनील भाई, इंस्टॉलमेंट्स का कैसे आसानी होगी? बैंक वाला सिलसिला एक तो अमाउंट बहुत कम है और बड़ा मुश्किल सिलसिला है, तो क्या यही मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स जो कंपनीज हैं ये कोई इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं शुरू कर सकती ताकि ज्यादा लोग खरीद सकें यही गाड़ी? नहीं, लास्ट ईयर अगर आप देखें तो एक और शिफ्ट ये भी थी कि जितनी कंपनी है उन्होंने EMI उसको बोलते हैं इजी मंथली इंस्टॉलमेंट खुद शुरू कर दी थी, बिकॉज बैंक की जो लीज है वो खाली 3 मिलियन की होती है। तो बारिंग 1-2 मैन्युफैक्चरर, आई थिंक ऑल ऑफ देम आर गिविंग EMIs। आप 50% पेमेंट दे दें, बाकी 50% आपको 3 साल के अंदर देंगे। बहुत से शोरूम्स भी कर रहे हैं, ये सब तो नहीं कर रहे, बहुत से शोरूम्स भी। आई थिंक टोयोटा के अलावा बाकी सब कर रहे हैं। अच्छा, ये जेको वाले भी कर रहे हैं अभी? ये भी शुरू हो गए? एवरीबॉडी इज डूइंग इट। अच्छा, और ये जो ये बाहर से जो गाड़ियां आ रही है सुनील भाई इस छोटी कैटेगरी में, इनका क्या सेल बढ़ी है इनकी, या फिर ऑल्टो ही इसमें हिट रही है, मीरा वगैरह और ये जितनी छोटी? देखें, जो 660 सीसी गाड़ी है उसमें इंपोर्टेड गाड़ी ऑल्टो को बीट नहीं कर सकती, बिकॉज ऑल्टो के अंदर लोकलाइजेशन इतनी है, और किसी को भी अगर मैन्युफैक्चरर को आना है तो जब तक वो लोकलाइजेशन नहीं करेगा वो बीट नहीं कर सकते। अगर आप देखें जो मार्केट में गाड़ियां आती हैं जापान से 660 सीसी, और जिसको ग्रेडेड गाड़ी कहते हैं कि अगर वो ओरिजिनल ग्रेड वाली गाड़ी है, एक्सीडेंटेड नहीं है, तो वो प्राइस में ऑल्टो से compete नहीं कर सकती। अगर वो ऑल्टो से प्राइस में compete कर रही है, या तो वो एक्सीडेंटेड होगी, इंश्योरेंस रिटर्न ओवर होगी, वाटर टिप होगी, तो वो मजा नहीं आता। तो उसी वजह से और उसके पार्ट्स भी फिर महंगे मिल रहे होते हैं, एंड ग्रेडेड गाड़ी महंगी है, तो ऑल्टो इस वजह से चल रही है, नॉट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग द बेस्ट कार बट बाय बीइंग द चीपेस्ट कार, आई गेस। जी सुनील भाई, अभी मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे माशाल्लाह अब नए इन्फ्लुएंसर्स भी गाड़ियों के बारे में वीडियोस बना रहे हैं, लड़कियां भी हैं उसमें, लड़के भी हैं। आपको कौन अच्छा लगता है और क्या कहेंगे उनको जब देखते हैं आप? मैं सबका देखता हूँ। मेरा ख्याल जब हम लोगों ने वीडियोस बनाने शुरू की थी देयर वाज नोबडी एज प्रोडक्शन। अब 50 के करीब लोग गाड़ियों की वीडियो बनाते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रेंड, और हम एक दूसरे सीखते भी हैं। अच्छी बात है, लड़के लड़कियां सबको बनाने चाहिए, मतलब मैंने कहीं से लिखवाया नहीं हुआ कि मेरे अलावा कोई नहीं बना सकता। कंपटीशन इज ऑलवेज गुड, जिस तरह आपने अभी गाड़ियों की मार्केट में देखा, तो वीडियोस के कंपटीशन से भी आपको आउटकम बेहतर मिलेगी। और देखने वाले को सारी देखनी है। अगर मैं गाड़ी में इंटरेस्टेड हूं, मैं फिर आप सब इन्फ्लुएंसर्स को देखती हूं, बार-बार देखती हूं, तो कंपटीशन है। आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन सेट है, आपने गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन भी ली है कि खाली मॉडलिंग करें, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आपको गाड़ी का रिव्यू बनाना, रील बनाना, आई ऑलवेज टेल कि शॉर्ट फॉर्म
और लॉन्ग फॉर्म में बड़ा फर्क होता है। और सुनील तो भाई, आप आपकी कोई डील रिसर्च लेके के गाड़ी नहीं मुताबिक, खरीदेंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 2026 में कौन कौन सी गाड़ियां छोटी कैटेगरी में भी बड़ी में हिट हो और सकती हैं? एसयूवी खास तौर पे टॉप 3 बता दें जो आपको लगता है कि जबरदस्त मार्केट को कैप्चर कर लेंगी। कैप्चर नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि जो मोस्ट अवेटेड लॉन्चेस हैं, जिस तरह आपने अभी शार्क का कहा था, इसी तरह इनका आता है ग्रेट वॉल मोटर का एक पोयर कैनन के नाम से आता है पिकअप ट्रक प्लग इन हाइब्रिड, वो आएगा। एक टैग 500 है, जिस तरह लैंड क्रूजर या आप कह लें डी सेगमेंट जो है जो प्लग इन हाइब्रिड वो आ रही है। देन हंटर K50 इज समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। दीपाल का जो है डाला है वो भी प्लग इन हाइब्रिड है। इसी कराची में तरह- तो डाला ही अच्छा लगता है भाई, डालने से डर भी रास्ता ही नहीं लगता है। डर डालने लगता से है, डर भी तो लगता है। बाकियों को तो बाकी क्या करें, बाकी तो कीड़े मकोड़े हो जाते हैं ना सही डालने बात। के आगे। तो एक्चुअली क्या करें। थैंक यू सो मच सुनील भाई, बहुत शुक्रिया। बाकी फोन पे मैं आपसे सवाल करती रहूंगी, मैं बड़ा तंग करती हूँ। लेकिन लेती नहीं आप गाड़ी, ये होता है कि आप डिसीजन लेती है, फिर कोई और गाड़ी आ रही होती है, आप कहती है नहीं, चलो मैं वेट रुक कर गई लेते हैं हूँ, थोड़ा सा। मैंने चेंज करनी थी, मैं रुक गई हूँ। अच्छा रुक गए, मैं रुक गई और मैं ये हम भी रुक गए यार, शो को रोकना है हमने। 2025 आई थिंक विद दीस ऑप्शंस वाज नॉट अ गुड ईयर कि आप उस वक्त फौरन एक गाड़ी लें। अभी जस्ट वेट एंड वॉच, 26 के एंड में विल बी द राइट टाइम विद मोर ऑप्शंस। जब 20 लाख 30 लाख और कीमत बढ़ जाएगी फिर आपके पास वो भी नहीं होगा। कंपटीशन होगा ना, Competition होगा, कंपटीशन होगा, गाड़ियां रोड पे आ चुकी होंगी, हमें नजर आ जाएगी उसकी परफॉर्मेंस, फिर जो है वाइज चल अभी इन्वेस्टमेंट सिग्नल रेड हो गया है, हमें ब्रेक लेना है, यहाँ पर गाड़ी को रोकना है हमने अपनी राइज एंड शाइन की। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब थोड़ी सी हो जाए जरा शोबिस की दुनिया के सितारों की जरा बातें, हैपनिंग्स। क्या हो रहा है ज़हीर? आज हम किससे क्या बात हो कर रहा रहे है? हैं? आज हम बात करेंगे ऐना आसिफ से, जो कि अच्छा कुछ होते हैं बॉर्न एक्टर्स होते हैं, तो ऐना की जो मैंने परफॉर्मेंस देखी है तो लग रहा है कि ये इन्हें एक्टिंग ही करनी थी। मतलब इतनी छोटी सी उम्र में इतने जबरदस्त रोल और इतना स्पॉन्टेनियस अदाकारी, मुझे तो लगता है इम्प्रोवाइज भी करती हैं शायद। देखिए ना, और ये कि आपका इस age टैलेंट में। और नसीब आपको एक ही तरफ लेके जाए तो कमाल बात है। बिल्कुल ऐसा। कमाल। सेम विद मी कि मुझे इतना पैशन शौक था, और एक मेरी पिक्चर आजकल बड़ी, ये पहले ड्रामे के पहले सीन की बड़ी वायरल हुई है, सब मुझे भेज रहे हैं, जिसमें हसीना मोइन बैठी हैं, मैं बैठी हूँ और साथ में दिलीप हैं। तो वो मेरे पहले ड्रामे का मेरे ख्याल पहले दूसरे दिन का सीन था, अच्छा, सवात में हमने शूट देखिए। किया था। और उसमें ये यादगार बात है कि जब हमने एक्टिंग की तो हसीना मोइन ने कहा ये मैं किधर फंस गई हूँ। डायरेक्टर भी कह रहे हैं दोनों इतनी बुरी एक्टिंग है, लेकिन हम पे भी बड़ी मेहनत हुई, बहुत सिखाया, बहुत कुछ, और फिर उसके बाद बड़ा अच्छा ड्रामा बना था। हसीना मोइन की आपने बात की तो मुझे है ना, अभी हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगी, मुझे आगे, याद है आगे। वो हसीना मोइन का कोई कैरेक्टर इनको करना चाहिए। है ना? वो जो तन्हाइयां में जो कैरेक्टर थे ना दोनों के, वो मतलब मैं कहती इतनी बड़ी सनद है कि अगर आपको हसीना मोइन ने इंट्रोड्यूस किया, हाँ, क्या सही बात है। जी। लेकिन है ना भी बहुत कमाल भाई, राइटर्स डायरेक्टर्स टीम्स के साथ काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? गुड मॉर्निंग है ना। मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? हम ठीक है, ठीक है। है क्या ना? बात है। पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि सुबह में तुम उठी हो हमारे लिए, क्योंकि हमारा उठना बड़ा मुश्किल है सर्दी में। अच्छा, उठी भी है, फ्रेश भी लग रही है। फ्रेश भी लग रही है। सुबह उठ जाती हो आसानी से? नहीं नहीं उठ पाती मैं, लेकिन अब आदत सी है कि शूट के लिए भी उठना ही पड़ता है, एंड रिगार्डलेस मुझे उठना पड़ता है बिकॉज ऑफ माई क्लासेस। तो मैं नॉर्मली इस वक्त पे उठी हुई होती हूँ। वेरी नाइस। तो शूट के टाइमिंग्स क्या होते हैं ना, कितने बजे उठ के जाना, फिर वापस कब आती हो, फिर नेक्स्ट डे की तैयारी, जरा वो रूटीन बताओ। वेल, मैंने ऑनलाइन अपनी पढ़ाई शिफ्ट कर दी है, विच इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट फॉर मी, और मेरे ग्रेड्स अफेक्ट नहीं हुए, सबसे बड़ी बात यह है। तो मैं ऑनलाइन कहाँ पढ़ी हो, किधर पढ़ी हो? गूगल क्लासरूम्स वगैरह। So my school that I don't want to say, my school has an online program, so I've shifted to that, and वो 11:30 में जाती हूँ and मैं around 10 o'clock आती हूँ। क्या बात है। अच्छा ऐना, मुझे बताएं कि ड्रामे तो बैक टू बैक हिट हुए, बायरी, फिर उसके बाद परवरिश, और अब ये माँ। वैसे एक ही तरह का लग रहा है, हो सकता है नाम ड्रामा कुछ बड़ा जरा, जबरदस्त हो, लेकिन माँ में भी शायद वही कैरेक्टर है। बच्चे, फिर माँ, ये क्या है? I believe कि because this project is very close to me, मैंने मतलब I feel like मैंने बहुत सीखा है इस प्रोजेक्ट से, तो थोड़ा सा दिल के करीब है। कैसे? क्या डिफरेंट कैसे इसमें परवरिश और ये माई से कैसे डिफरेंट है? For me, for Anna right now, this project was much needed because मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने as a person मैंने सेट से बहुत ग्रो किया है, because हमारी कास्ट बहुत बड़ी थी, तो मुझे इतने सारे challenges in a way कि I had to interact with so many people that it really pushed me to my limits, and
अगर मैं एज एन एक्टर बात करूं राहा के बारे में, तो राहा को एक्सिक्यूट करने में मुझे इतना सोचना पड़ता था, विच वॉज समथिंग दैट आई रियली रियली लाइक्ड. इट वॉज अ चैलेंज, इट वॉज एन ऑब्स्टिकल. इतनी सारी चीज़ें आती थी जिसकी बैक स्टोरी के बारे में मुझे सोचना पड़ता था, जिसमें मुझे सोचना पड़ता था कि अच्छा इफ आई वॉज इन दिस सिचुएशन. इन विच सिचुएशन थोड़ा बताओ ना. क्या कि कैरेक्टर, वन लाइनर जरा हमें नहीं आ रहा इंक्लिंग ना. उसकी क्या है? हमें तो नहीं पता है ना, मतलब ये क्या कैरेक्टर है, इस बच्ची के साथ कोई मसला है, टेंशन है, क्या है? शी इज वेरी करेजियस. सो बेसिकली उसकी अम्मी नहीं होती. शी इज एक्चुअली फादर भी नहीं होते. सो शी डजंट हैव पेरेंटल फिगर इन हर लाइफ. शी डजंट हैव इवन वन पेरेंटल फिगर इन हर लाइफ. तो जो उसका पेरेंटल फिगर है वो उसके नाना है. तो वो अपने नाना को ही देखती है as mom and as a dad. लेकिन in the back of her mind she's always wondering कि where is my mom and dad, I've never seen them, I've never met them, did they just leave me? और उसको बताया नहीं जाता सही से कभी भी कि वो मर गए हैं, जिंदा हैं, कहाँ हैं. तो ये ट्रॉमा जाहिर है, ये मल्टीपल मसले हैं बच्ची के, बहुत सारे मसले हैं. अच्छा अब है ना, तुमसे कोई बड़ी इंटरेस्टिंग हम सवाल करेंगे ना, उसके ब्रीफ मजे के वैसे एक जो है ना चटपटे जवाब. अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर आप किसी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एक्टिंग में अप्लाई करते हो और वो आपको कहते हैं या कोई प्रोजेक्ट हो कि अपना बेस्ट एक सीन भेजो ताकि हमें पता चले कि कितनी कमाल एक्टर हो, कौन सा वाला सीन भेजोगी? या मेरा एक सीन था मायरी में मारिया वास्ती के साथ, और वो पहला इमोशनल सीन था मेरा एज एन एक्टर. तो मैं वो सीन मैं उसको देखती भी हूँ ना, मुझे अपनी सीन्स देखना नहीं पसंद. हाँ. मैंने वो पहला सीन था जो मैंने देखा और मैंने कहा कि यार हाँ इसमें इतना बुरा नहीं किया, बिकॉज आई एम वेरी सेल्फ क्रिटिकल. तो फिर मैंने देख के कहा कि हाँ यार ये सही हो गया, ये अच्छा हो गया. एंड आई वाज 14, तो मोस्ट प्रोबेबली वही भेजूंगी, यही वाला. जी तो कब जाना फिर लंदन? मैंने सुना था एक जगह कह रही थी कि मुझे जाना है बस. That's my dream, to go to RADA, Royal Academy of Dramatic Arts. और मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, एक अच्छी एक्ट्रेस बनूं, अपनी पूरी कोशिश करूं. एंड आई स्टिल ट्राई टू डू दैट. और फिर आई थिंक अगर एक फाउंडेशन अच्छा होगा जो कि है ऑलरेडी, एंड देन आई स्टडी एक्टिंग एज वेल, तो आई विल बी एबल टू जस्टिफाई एंड एक्सिक्यूट माय कैरेक्टर्स. एंड व्हाट एन एक्सपीरियंस, कितना मजा आएगा, बेस्ट इयर्स ऑफ योर लाइफ. यस, दैट इज व्हाट आई एम एक्साइटेड है ना. लेकिन कैसे कर रही थी? तो मैं जब देख रहा था ना तुम्हारे ये पॉडकास्ट में इधर उधर जहां भी तुमने, मैं पहले सुन रहा था तुम्हें, फिर मेरे ज़हन में आता नहीं 15 इयर्स नहीं यार शिकार, मैं यकीन नहीं आ रहा था मुझे. इतनी मैच्योरिटी से तुम बात करती हो. लोग भी यकीन नहीं करते और ये फिर एक मसला भी बनता है कि भाई, और बोला भी बहुत दफा तुमने है कि नहीं आई लुक ओल्डर, बट मैं छोटी हूँ. और आई थिंक अब नाउ दैट आई हैव टर्न्ड 17, अब सही है. नाउ आई लुक माय एज. मतलब पहले मुझे फील होता था जब मैं बैठती थी अपनी एज फेलोज के साथ, तो मुझे फील होता था आई डोंट लुक माय एज. बट नाउ आई फील लाइक नो, देयर आर पीपल हु लुक ओल्डर देन मी नाउ, एंड देयर. तो जब वैसे छोटे होते हैं ना 15 साल के 14 साल के, आपको एक सही बात भी करें सीरियस, लोग आपको सीरियसली नहीं लेते. कितना बुरा लगता है उस वक्त. कितनी सैड बात है. आई हैव बीन वर्किंग सिंस आई वाज 11 एंड कोई सीरियसली लेता ही नहीं है. आई थिंक अभी भी बहुत वक्त है जब सीरियसली लें लोग, बट आई थिंक कोई बात नहीं, एक बार बड़े होंगे तो फिर बड़े ही होते जाएंगे, है ना. फिर बहुत तेजी से बर्थडेज आती हैं. अच्छा ये बताओ है ना, मुझे अभी वही इंटरेस्टिंग सवाल एक और आया. तुम्हारे साथ शूट पे जाती हैं तुम्हारी अम्मी जी, तो मुझे बताओ इतने घंटों वो क्या करती हैं? फिर वो मेरी हेल्प करती हैं, वो मुझे बोर नहीं होती है, तंग नहीं होती? बोर तो होती हैं, लेकिन आई थिंक उनको आदत हो गई है. इसलिए तो मैं कहती हूँ, आई थिंक मैं अपने ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में अपनी अम्मी को मेंशन करती हूँ, क्योंकि शी इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ इन अ वे कि आई every step of the way, there is nothing in my career, in my personal life that I've done just by myself. My mom has been such a big support, and she's fundamentally created me but also my career, the person that I am today. Like मैं आपको बताऊं, अगर मैं शूट पे होती हूँ और मैं किसी से फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ या मुझे कोई चीज़ बॉदर करने लगती है, तो the fact that she's there, अम्मी is the one, हाँ तुम्हारा वो शोल्डर है. फौरन मुझे टेंशन नहीं होती, मैं जाती हूँ और मैं बस उनसे अपना दिल हल्का करना शुरू करती हूँ. तो मुझे बताओ, जब पैसे मिलते हैं होते हैं ना कि पेरेंट्स क्यों साथ आ रहे हैं, ये क्यों भाई, मुझे अकेले होना है, आई कैन हैंडल. नहीं, जब पैसे मिलते हैं, मुझे एक बात बताओ, जब पैसे मिलते हैं तो अम्मी फिर ये कहती हैं ये लो, ये 10,000 रुपए पॉकेट मनी है, बस यही है तुम्हारे. तुम कहते हो अम्मी लाखों रुपए का. मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत लो मेंटेनेंस हूँ. मैं
इतने वो जो इतना मुझे चाहिए होता है उतना मैं मांग लेती हूँ, और वो लाइक तभी होता है जब मुझे कुछ स्पेशल चाहिए होता है, वरना मुझे जरूरत भी नहीं पड़ती। स्पेशल क्या है यानी? स्पेशल जैसे अगर मुझे फोन स्विच करना है, या यही होता है मेरे लिए स्पेशल। जैसे अच्छा, अगर मुझे सही। इसी महीने अगर गर्मियाँ आ रही है तो अगर थोड़े से कपड़े लेने हैं। अच्छा ये बताओ कि तीन मतलब दिन माशाल्लाह मामा की वहाँ भी हेल्प होती है कि जब आप एक प्रोजेक्ट में, आई रिमेम्बर मैं जब यंग एज में काम करी थी, जब पैसों की बात करनी हो ना तो आप बड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं कि यार बड़े से करें तो उनको Yes. है ना, जब पैसों की प्रोजेक्ट की पेमेंट की बात करती हो, खुद करती हो, मम्मी करती हैं, कैसे होता है ये? बड़ा मुझे अम्मी करती हैं मुझे तो ये बात करना, क्योंकि मैं ऑब्वियसली छोटी भी हूँ ना, तो वंस अगेन वही बात आ जाती है कि लोग सीरियसली नहीं लेते, इंडस्ट्री में भी लोग सीरियसली नहीं लेते। तो आपकी डिमांड्स या आपकी रिक्वायरमेंट्स इतनी सुनी नहीं जाती। तो आई थिंक जब मम्मा करती हैं तो वो एक एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट भी होता है, और फिर मुझे फोर फ्रंट पे नहीं आना पड़ता, समथिंग दैट आई लाइक, बिकॉज दिस इज नॉट एन टॉपिक दैट आई एंजॉय। और नहीं, है ना, सही बात पैसे है। टाइम पे मिलते हैं या नहीं? यार छोड़े यार। ये सबसे पूछते हैं और सब जो है ना इस सवाल पे बहुत सीरियस हो जाते हैं। क्या बात, 100 पॉइंट है आप लोगों का ये। यस, ये हम लोग का वो है, मतलब अब क्या कह सकते हैं, यू नो, इट्स, आई फील बैड फॉर द पीपल हु ऑब्वियसली आर डूइंग दिस फ्रॉम अ चेक टू चेक बेसिस। मुझे उनके लिए कभी कभी आई फील वेरी वेरी बैड, बड़ा बड़ा दुख होता है। बट यू थिंक इंडस्ट्री में लड़कों को ज्यादा अच्छे पैसे मिलते हैं एक्टर्स को या फीमेल एक्टर्स को? मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कभी किसी का पर डे नहीं पूछा या कभी किसी का पैकेज नहीं पूछा, क्योंकि अजीब सा लगता है मुझे पूछते हुए। ये बहुत अच्छी आई बात है। डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट मनी एट ऑल। आई नेवर, आई एम लाइक, ओ आपको आपके पैसे मिल गए, मुझे तो नहीं मिल रहे। मैं मुझे ये सब, मुझे क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते ये कॉन्वर्सेशन। हमारा तो फेवरेट टॉपिक है मेरा और जोहेब। हाँ, हमारा हम तो फेवरेट। पूछते हैं, हम तो अच्छा, पूछते मुझे हैं। बताओ कि टीनेज, ये जो एज होती है ना 15 साल की, 14 साल की, इसमें क्या मसाइल क्या है, आप लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है, कभी डिस्कस तो किए? she's 17 लोग now, समझते हैं हाँ। I'm 17, yes. या नहीं, लेकिन वैसे ही मैं पूछ रहा पुरानी हूँ ना। बात है। तुम्हारी एज में भी इतना लाइमलाइट में होना, फ्रेंड्स वगैरह के साथ, फैमिली के साथ, क्या मसाइल आते हैं, क्या चैलेंजेस? कोई स्टेटमेंट दे दी और आप उसको ज़ाहिर है उसका आपने सोचा नहीं कि भाई कितनी सीरियस बात हो सकती है, और उसके बाद लोग लग गए उसके पीछे सोशल मीडिया, और आप रो रही हैं बैठ के। ऐसा बहुत दफा हुआ है, ऐसा बहुत दफा हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप नॉट जस्ट इन दिस इंडस्ट्री, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग एट एन अर्ली एज, तो आपको बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सा वक्त से पहले समझ आ जाती हैं। तो उसकी वजह से ना मैं, मतलब आई हैव ऑनेस्टली जस्ट 3 फ्रेंड्स इन माई लाइफ एंड ऑल 3 ऑफ देम आर ओल्डर देन मी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन नॉट रिलेट टू किड्स माई एज, लाइक आई कैन नॉट हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम। ऑब्वियसली मुझे उनकी स्ट्रगल्स, मुझे उनकी प्रॉब्लम्स समझ आती हैं, लेकिन फिर मुझे होता है कि they're so cute. I don't know why. For me, they're like a child, you know. But I'm also a child, so it's a little confusing. है ना, बताओ भाई, तुम्हारा तो रिजल्ट आना था भाई, इस्लामियात पाकिस्तान अच्छा। स्टडीज उर्दू का, ओ लेवल्स का, क्या रहा रिजल्ट गुड़िया? कोई बहाना ढूंढना है। के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी खानदान की उसमें बैठी हूँ महफिल में। कोई बात नहीं बेटा, हम रिजल्ट तो आना है इस्लामियात और पाकिस्तान, वो नहीं रुकेगा। यार देखिए, मुझे डिस्क्लोज नहीं करना। मतलब क्या हुआ? कुछ मतलब पास हो गई, बस ये बताओ। O3 में आ गई मैं, ये हुआ। पास हो गई? Yes, that's all that matters. पास That's हो all गई that मैं। बस ठीक है। उफ, बिल्कुल सही, अजान भी मुझे यही कहता है। बहुत अच्छा है। अच्छा, अब कौन से एग्जाम्स रह गए हैं, अब कौन से सब्जेक्ट्स रह गए हैं मेरे पेपर? अब होंगे, because I've chose commerce, तो अब होंगे मेरे अकाउंटिंग, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, मैथ एंड इंग्लिश। चलो ये तो ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम चलो नहीं पास हो गई बेटा। है। पास हो गई, ठीक है। तो दुनिया में नेक्स्ट ईयर जब कोई ड्रामा आएगा तो आप लोगों को नेक्स्ट ईयर बता दूंगी रिजल्ट। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि तुम इम्प्रोवाइज करती हो, मुझे ये लगता है, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, या डायरेक्टर Yes. एक्टर हो, नहीं मुझे लगता है कि इम्प्रोवाइज करती हो। मैं आपको एक बात बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे बहुत अच्छे डायरेक्टर्स मिले हैं उनकी वजह से, और मुझे हमेशा, आई एम सो लकी इन दिस रिगार्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, कि मुझे हमेशा ऐसे डायरेक्टर्स मिले हैं जो मुझे अलाउ करते हैं, यू नो, टू इम्प्रोवाइज। जैसे मैं डायलॉग्स बहुत इम्प्रोवाइज करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी एज पे कोई डायलॉग सही नहीं बैठ रहा तो फिर मैं नहीं बोलूँगी। और मैं हमेशा बैकग्राउंड देखती हूँ। जैसे राहा के लिए कभी कभी स्क्रिप्ट में ऐसा होता था, इट वाज वेरी वेल रिटन, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि राहा वुड नॉट से स्टफ लाइक दिस बिकॉज शी इज फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड। अपने नाना के साथ ही बड़ी हुई है, उसके नाना की एक पूरी अपनी एक कंपनी है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि और शायद वो ऐसी लैंग्वेज यूज ना करे. एंड अली फरहान आवर डायरेक्टर यूज्ड टू गिव मी the authority to do so, which is also very flattering as an actor कि a director trusts you that much that you can improvise. तो आई होप कि वो लोगों को नज़र आए और वो अच्छा लगे. सीन्स में एक्टिंग वाइज भी अगर मुझे कुछ फील होता है तो आई डू इट, एंड अगर वो विद इन द फ्रेम्स एंड विद इन द लिमिटेशंस ऑफ द कैरेक्टर हो तो फिर वो अच्छा चला जाता है और सही लोगों बात को है. नहीं, दिखता हम है. भी लुकिंग फॉरवर्ड. बाबर जावेद का ये प्रोडक्शन है, ड्रामा बड़ा अच्छा ग्रीन पे आएगा. माँ, अच्छा ये बताओ, एक कभी किसी एक्टर के साथ ज्यादा काम करो तो या तो बहुत अच्छे लगने लगते हैं या जहर लगने लगते हैं. तो तुम समझ गई होगी मैं किसकी बात कर रही हूँ. समर के साथ वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैंने कहा ना दोनों चीजें हो सकती हैं. वो मतलब मैं कहूँगी कि गिनती के लोग हैं, मैं अपनी एक हाथ पे गिन सकती हूँ जिनके साथ मैं बहुत क्लोज हूँ, एंड ही इज़ वन ऑफ देम. मोहम्मद अहमद साहब, मैं आपको बता नहीं सकती मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ. वो ही इज़, मैं कभी बहुत परेशान होती हूँ ना, जैसे कभी अगर हेट कमेंट पढ़ लिया और बहुत सेल्फ डाउट हो रहा होता है तो मैं उनको कॉल करती हूँ और वो मुझे सीधा कर देते फौरन. ये किसकी बात कर रही हो? है ना, तुम मोहम्मद अहमद की बात कर रही हो. मैं तो समर जाफरी की बात कर रही हूँ. Oh, I thought you were talking about मोहम्मद अहमद साहब. नहीं, मैं समर जाफरी की बात कर रही थी. कॉफी नहीं पिया. कॉफी पियो. मैं भी पी लूँ, मैंने शायद सही सवाल नहीं पूछा. मुझे लगा आप माँ के बारे में बात कर रहे हैं. नहीं, ये समर जाफरी, मैंने कहा ना किसी को स्टार के साथ इतने सीन्स, इतना काम करो या तो बहुत अच्छे लगने लगते हैं या जहर लगने लगते हैं. अहमद साहब के साथ भी ना ये मेरा तीसरा ड्रामा है. चलो उनके साथ तो बहुत अच्छा है. अब समर के बारे में बताओ. समर इज ऑब्वियसली अ लवली ह्यूमन बीइंग. वो इतना टैलेंटेड इंसान है. उसके साथ मेरा फर्स्ट मेन लीड उसके साथ था तो वो भी मेरे दिल के बड़ा करीब है. उसके साथ भी मेरा एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, एंड अभी तक तो हम एक दूसरे से तंग नहीं आए. ये अच्छी बात है. अभी तक तो हम एक दूसरे से तंग नहीं आए. वी स्टिल गेट अलोंग. सबसे बेस्ट कमेंट तुम्हें क्या मिला है ना, अगर तुम्हें सोशल मीडिया पर जो तुम्हें कहा यार क्या जबरदस्त यार, सोलम बेस्ट कमेंट? हाँ, बेस्ट कमेंट आई थिंक मुझे तब बहुत अच्छा लगता है जब लोग थोड़ी सेंसिबल बात करते हैं. आई रिमेंबर एक मैंने चीज़ कही थी जो इतनी लोगों को पसंद नहीं आई थी. दिस वॉज वे बैक. तो किसी ने एंड आई स्टिल रिमेंबर किसी ने लिखा था शी इज़ जस्ट 14 years old. डू यू रियलाइज दैट शी इज़ वर्किंग एंड शी इज़ ऑल्सो गिविंग इंटरव्यूज. In the 1 hour that she spoke, she said something once that you did not agree with, and you're making it a whole show. And I still remember that comment. I think मेरे पास screenshot भी है उस comment का, because when I was 15, I was thinking when I was 14 or 15, I was like, yeah, exactly. बिल्कुल सही बात. Why do people hold that same standard for me? Why do people hold that same expectations? Even though I'm in the public eye, I understand all of that regardless. But there's still a question that arises that I am regardless a teenager and I'm not given any grace for that at all. और हम सब कितने, और तुम तो फिर भी बहुत अच्छा बोलती हो. हम तो बहुत ही अजीब बातें कर देते थे 13-14 में कि हमने क्या बोला. शुक्र है सोशल मीडिया नहीं था. बट एना, हैविंग सेड दैट, मैं दूसरे शो में भी बोलती हूँ कि बैक टू बैक एना के सुपर हिट सीरियल आए हैं, सिंगल ट्रैक. आप मुझे पता है, जब आप मुझे अच्छा कहती है, मेरी अम्मी मुझे रोज दिखाती है. मेरी अम्मी जब परवरिश में आ रहा था, मेरी अम्मा मुझे रोज दिखाती थी, ये देखो इन्होंने तुम्हारे बारे में ये बोला है. और मुझे तो तुम्हारे डायलॉग्स, एक्सप्रेशंस याद हैं. तुमने फर्स्ट टाइम विजय का जो गाना भी सुना था और जो तुम लिखते लिखते चुप होके सोच रही हो, बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशंस थे वो, ब्यूटीफुल. लेकिन यू टेल मी, जो मैं पूछना चाह रही हूँ कि इतना परफॉर्म डिलीवर करके, हिट्स दे के, डू यू थिंक कि आप उस जगह हो जहां आपको होना चाहिए? इंडस्ट्री की अगर बात करें, मीडिया कवरेज, कमर्शियल्स, इंडोर्समेंट्स, तो सोलो ट्रैक ड्रामाज में इतना अच्छा इसने परफॉर्म किया है, तो डू यू थिंक कि नहीं, कहीं ना कहीं फिर भी कुछ है कि वो नहीं मिल रहा जो तुम्हें मिलना चाहिए इस स्कोर के बाद? आई थिंक एज बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है. अब मुझे नहीं लगता कि देयर हैज़ बीन एन एक्ट्रेस जिन्होंने 17 में इतना अचीव किया. आई माइट बी रॉन्ग. आई हैव नेवर मेट एनीबॉडी लाइक दैट, एटलीस्ट इन रीसेंट टाइम्स. बिल्कुल, at least in recent times. और मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई किसी ऐसे इंसान से जिसने they've been working for such a young age. However, I do know, I am aware of our top actresses right now जिन्होंने बहुत छोटी एज में काम करना शुरू किया था, लेकिन मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई. So I've never sat down and had a conversation with them about this. लेकिन once again मुझे ऐसा फील होता है कि people just they think I don't know what I'm doing.
हालांकि इट्स बिन अ गुड अमाउंट ऑफ इयर्स। Exactly. है ना, मुझे बताएं। ये बात तो feel उसमें बिल्कुल मुझे तो होता है तुम्हें बहुत सारी इंडोर्समेंट्स चीजों में आना चाहिए, यू डिजर्व इट, यू हैव प्रूवन योरसेल्फ, तो वो तुम्हें वो लगता है कि वो क्यों मुझे अप्रोच नहीं इतना कर रहे हैं और क्यों मैं वो वाला काम नहीं करी जो तुम डिजर्व करती हो। बिल्कुल मैं आपको एक बात बताऊं, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आपको हमेशा फील होता है कि हमारा ये क्यों नहीं चल रहा, हमारा वो क्यों नहीं चल रहा, बट ऑनेस्टली आई एम वर्किंग एवरी डे। I am very very eternally grateful for all that I have right now। लेकिन एक बात मुझे ज़रूर फील होती है कि जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरे साथ हर सेट पे होता है कि कोई एक एक्टर होगा जिनको ऑब्वियसली मेरे बारे में नहीं पता होगा, और ये बात सही है, हर किसी को नहीं पता होता, हर कोई नहीं देख रहा होता नए न्यू कमर्स को, तो वो ना दे वोंट टेक मी सीरियसली एट ऑल बिकॉज दिल कंसिडर माई एज, दिल सी अरे मैं तो इसको नहीं जानती या जानता, तो they'll, you know, the way that they'll talk to me, it's going to be very condescending, very looked down upon, and then once they act with me, वो ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं, वो कहते होंगे यार ये तो खा गई सीन में। अच्छा यार मुझे बता, एक चीज मुझे बता, इस एज में हम जब छोटे थे, कोई डिप्रेशन एंजाइटी का कोई मतलब पता ही नहीं था हमें क्या हो रहा है, और तुम डिप्रेशन की बात करी हो, एंजाइटी की बात करी हो, क्या जनरेशनल गैप है, क्या क्या वजह I है? think तो generational gap है, and obviously it's been a while since you guys have been teenagers। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फील सबको होती है। जैसे the other day I was talking to mama about ADHD and I was like ये होता है, ये होता है, because I was really fascinated by ADHD और मैंने देखा कि कोई बात नहीं करता, so I talked to one of my friends who has ADHD and I was like तुम्हारे साथ ये होता है, तुम्हारे साथ ये होता है, and they were like yeah this is all that happens to me and ये स्टिग्मा है और ये चीज स्टेरियोटिपिकल है जो मेरे साथ नहीं होती, यू नो। इफ तो फिर मैं मामा से बात कर रही थी एंड मामा वाज लाइक ओ माय गॉड ये तो मेरे साथ कितने टाइम से हो रहा है, एंड आई एम लाइक मॉम गो टू अ साइकियाट्रिस्ट, यू माइट हैव ADHD। तो मुझे बड़ों को हमें लगता है मेरे सारे ही मसले हैं, थोड़े से बाइपोलर भी हैं, थोड़े ये भी हैं, ADHD, वो तो खुद लगता है ADHD है। जो यू नो ये काउंटर आर्ग्यूमेंट जब होता है बड़े कि हमारी उम्र में तो नहीं था, मैं सोचती हूँ कि शायद आप लोग की उम्र में वो अवेयरनेस अरे था, सब था, लेकिन हमें जो है ना क्या हो रहा है, हमें गालियां और जूते पड़ते थे जब हम ऐसी कोई बात करते थे, और कुछ सुनता हमारी कोई नहीं था, ना स्कूल में ना घर में। आप बड़े अच्छे टाइम पे है ना माशाल्लाह, आप दुनिया में हैं जो अभी आप हैं, और मुझे बताओ है ना अब आई फील कि रिसोर्सेज भी है ना, तो आई फील लाइक you have something and you should go to a psychiatrist, you should go to a doctor and get help. And it's one thing that I will always be against is mental health being a taboo thing, you know. Okay, oh, they're mentally ill, you should not take them seriously. I feel like they're even more vulnerable people. They shouldn't be looked down upon, or they shouldn't be considered less than. I feel like they're even more vulnerable and we should protect them rather than be like ooh this is weird। क्रिटिसाइज करें। अच्छा ये बताओ, इसमें तुम्हारी मैं कुलीग एंड फ्रेंड की बात करूं, बच्ची मुझे बड़ी प्यारी लगती है रेहाम, और रेहाम की पोस्ट पे अक्सर उसका डिप्रेशन से जो वो लड़ रही है वो पोस्ट करती हैं, वेरी वेरी ब्रेव ऑफ हर, बट कभी उसने तुम्हारे साथ डिस्कस किया और तुमने उसको काउंसिल किया, और अभी इन दिनों में भी जब वो हॉस्पिटलाइज थी? रेहाम इज क्वाइट ओल्डर देन मी, और मेरी और रेहाम की हम लोगों ने बैक टू बैक 2 प्रोजेक्ट साथ किए। मैंने उनकी रिसेंटली पोस्ट देखी थी एंड आई थिंक इट्स सच अ करेजियस थिंग दैट शी हैज़ डन। आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ ब्रेवरी टू डू दैट एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हर दैट शी feels courageous enough to share that online, knowing the type of audience that it can attract, knowing that people will question it, and still she chose to post that। she's so strong। like अगर हम इसको on paper रखें कि उसको, because obviously she also has been working for such a long time, उसको पता है कि लोग कैसे कैसी बातें बोल देते हैं, yet she still chose to show that। Can we talk about how much bravery it took for her to do that? मैं तो उस दिन भी यार, शो तुम पे बड़ा यहाँ आ appreciate जाओ, किया मेरी जगह पे तुम आ जाओ, बैठ जाओ, बात करो यार। तुम मुझे तो लग रहा है कि मतलब हर चीज के बारे में तुम्हें होस्ट information शो चाहिए। आ जाओ यार, होस्ट करो यार। बिल्कुल। हाँ I feel like credit should be given where it's due, and I truly believe that I'm very very proud of Reham. When I saw that post, obviously my heart was aching, and it goes out to her because of all that she's going through. You know, it looked like she was going through a very very tough time, but at the same time I was so proud। हाँ। I was अच्छा मुझे लेकिन बताओ बात कि नहीं हुई। बैडमिंटन खेलती हो, टेबल टेनिस, पैडल खेलती हो, या फुटबॉल सॉकर फैन हो? नया ट्रेंड आया है तो कभी कभी खेल लेते हैं। पैडल कैसे है?
पेडल में क्या होता है ना, मजा आता है वैसे, बेटर देन टेनिस। मैं टेनिस ना खेलूं। It's all for show. I am telling you this. It's all for show. Well, it's maybe because I'm not passionate about it. I'm so sorry if you like it. No, I हाइब्रिड don't है अभी। नहीं, लेकिन- ये ना टेनिस है ना स्क्वॉश है ये। Yes. और मैं ना स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी नहीं रही। पहले थी मैं पहले काफी अच्छी थी, अब नहीं रही। तो मैं जरा वो हो जाती हूँ कि अच्छा ठीक है, मुझे इसमें भी अच्छी नहीं हूँ, ठीक जो भी है। लाओ यार खेल लेते हैं ठीक है। हाँ, exactly. पढ़ाई में मजा- अच्छी हो, है ना, पढ़ाई में अच्छी हो, पढ़ने का शौक है नहीं? Yes. है? Surprisingly, yes. मैं आपको बता रही हूँ, it's such a shocker ना, it's such a shocker. आप लोग कभी ये जरा लाइव एंड करें, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरे रिजल्ट्स। You guys will be, you know, shocked. लेकिन पता है बात ये कि पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात बहुत मुश्किल है वो लेवल्स की। Yes, मुश्किल है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं हमेशा वो वाली बच्ची रही हूँ कि जो एंड मोमेंट पे पढ़ती है, लेकिन अब बिकॉज ऑफ माई वर्क अब मुझे थ्रू आउट द ईयर पढ़ना पड़ता है, तो मैं एग्जाम सीजन में स्ट्रेस नहीं होती। अच्छा एंड जबरदस्त अगर मैं नहीं होती ना पढ़ाई में अच्छी, तो माय फैमिली वुड हैव बीन लाइक ओके स्टॉप वर्किंग। है ना। Go पता है study. नसीम शाह ना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, गुड लुकिंग भी बहुत है। तुम्हारा क्या ख्याल है, अच्छा बॉलर है? क्रिकेट कहाँ से आगे बीच में? यही- जोहेब अंकल ना कहीं कोई देखती नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे बैठ के किसी को कहूँ कि वो अच्छे हैं और वो अच्छे नहीं है। बाबर आजम? Yeah, he's very nice. Obviously, he's an icon. That I know. और फेवरेट सिंगर कौन सा तुम्हारा? ये बताओ, हावी को सुन रही हो आजकल, समर फेवरेट है और कोई फेवरेट जरूरी कौन? है कि पाकिस्तानी बताऊं? हाँ, जिसके कॉन्सर्ट में जाके खूब एंजॉय करती हो कि इसका कॉन्सर्ट तो मैंने मिस नहीं करना। मुझे I think obviously Hassan Rahim. I love his personality, the way he presents himself. मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और तलांजुम? obviously तला ऑल्सो समर समर तो सिंगर है ही। समर उसके गाने भी वो तो जो मेरे बच्चे उसके गाने गाते हैं ना, छोटा 6 साल वाला, उसको पूरा याद है। वो गाड़ी में रोज सुनाता है मुझे समर समर के के गाने। गानों में ना एक स्पेसिफिक पता नहीं कुछ होता है समर के। मैं कभी उससे पूछूंगी। It's very catchy. Every हाँ। song is very catchy. बेस्ट एक्टर कौन है, हुमायूं सईद या फैसल कुरैशी? अच्छा मैं आपको बात बताऊं, ये मैं एक वर्ड आंसर नहीं दूंगी। मैं फैसल भाई से मिली हूँ, दैट्स व्हाई आई थिंक फैसल कुरैशी। आई ये क्या नेवर बात मेट है? हूँ। मिलने मतलब मिलने मिलो का- मिला ऐसे की बात मिली हो हूँ रही। तो मैं मुझे फेवरेट हो गया, ये क्या बात है? नहीं है ना, आई एम नॉट बाइंग दिस, लेकिन ही इज अ गुड। फैसल कुरैशी। और डन हो फैसल गया, कुरैशी। जबरदस्त। और ये मुझे लगता है बहुत जल्द तुम्हें ऑफर भी आएगी, क्योंकि ये जो हमारे एक्टर्स हैं इनको बहुत शौक है कि हम जो यंग एक्ट्रेसेस के साथ ही काम करें, स्टोरी ऐसी बना लें कि फैसल कुरैशी के साथ हो, लेकिन कहीं ना कहीं या एडजस्ट हो हमायों के जाए, साथ है ना, एडजस्ट हो जाएगा। है ना। ऑफर होगा तो करोगी ना काम साथ मैं में? यंग एडल्ट्स के साथ आ जाऊं तो फिर लोगों को उस पर इतराज होता है। इमेजिन द आउटरीच। हो यस। नहीं लोग बहुत परफॉर्मेंस will तुम्हारी be पसंद insane. करते हैं और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ करते हैं। बट ऑल कि द इतनी जबरदस्त एक्ट्रेस है। बेस्ट है ना फॉर द प्रोजेक्ट माँ। इंशाल्लाह उसके रिव्यू भी करेंगे अच्छे अच्छे। चलो अपना ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो। अच्छे थैंक यू होंगे, यार, इतनी तुम्हारे लिए अच्छी सुबह cast को है। उठी, अब कॉफी पियो, ब्रेकफास्ट करो और बस मजे करो। और मैं एक बात बताऊं, ऐना इतनी तमीज़दार, इतनी प्यारी बच्ची है, इसके पेरेंट्स ने इतनी अच्छी इसकी अपब्रिंगिंग की है। मैं एक इवेंट पे गई और बहुत से लोग बच्चे घबराते हैं, शर्माते हैं या डर जाते हैं, पता नहीं कि मिलेंगे नहीं, बड़ों को ग्रीट ना करें। जिस तरह ये बच्ची आई और मुझसे मिली है, कभी मैं कभी तुम का प्रीमियर नहीं था, उसका आखिरी एपिसोड था इन द सिनेमा, बहुत अच्छी तरह मिली थी। एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट, द एनर्जी, द हैप्पीनेस, माशाल्लाह। क्या बात है, modest रहना ही ऐना ज़ाहिर है, से एक बेहतरीन बहुत बात। हम्बल, बहुत प्यारी, बहुत मेहनती, इंटेलिजेंट बच्ची। चलें जी, तो ये सोशल मीडिया पर आपको यूट्यूब पर deserves कैसा all the लगा सेगमेंट, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नादिया और ज़ोएब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।